सो लाइक एक कटिंग जोड़ रहा हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, विच इज़ ये कटिंग मैंने बनाई बेसिकली वीडियो खत्म होने के बाद। सो देखो, देन मे बी अ पॉसिबिलिटी इन दिस वीडियो, क्योंकि सब कुछ थ्योरी वगैरह है एंड थ्योरी में दिमाग थोड़ा कम चलता है, थ्योरी में मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। देर मे बी पॉसिबिलिटी में कुछ चीज़ें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होऊंगा, बट योर एम शुड बी कि तुम बस इतना समझ जाओ कि थ्योरी में क्या क्या आ सकता है किस यूनिट से एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें लाइक ट्राई करना चाहिए, तुम खुद से वीडियो के खुद से पढ़ने ट्राई करो, खुद से समझने का ट्राई करो। अदरवाइज यू कैन कॉमेंट, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये समझा दो, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे बता दो, तो आई कैन ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसलिए अच्छे से कर पाऊँ। बट इन द वीडियो स्ट्रेट गो थ्रू करने में, लाइक स्ट्रेट बैठ के सब कुछ पढ़ाने में दिक्कतें हो जाती हैं। देर मे बी पॉसिबिलिटी कि कुछ बार तुम्हें समझ ना आए और मैं सही समझा ना पाऊँ, तो उस समय तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद से रोक के खुद से ही पढ़ना है क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर, खुद से ट्राई करना है समझने का। अदरवाइज यू कैन कॉमेंट। सो नाउ यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी गोना कंप्लीटली वन शॉट आर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट थ्योरी पोर्शन। लाइक जब भी मैं कोई वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना, जब भी मैं कोई वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो उससे पहले मैं उस टॉपिक पे लाइक रिसर्च वगैरह पूरी करता हूँ, ठीक है। एंड किसी और टीचर की वीडियो ज़रूर देखता हूँ उससे उसी सेम टॉपिक के ऊपर, जिससे मुझसे कुछ मिस वगैरह ना हो जाए एंड मैं लाइक वीडियोस को बेस्ट बना पाऊँ। तो मैं सबके लिए ऐसे ही करता हूँ। बट वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स थ्योरी मुझे लाइक कोई ऐसा कुछ मिला ही नहीं लाइक पूरे यूट्यूब पे जिसमें मैं लाइक भरोसा कर पाऊँ, है ना। कोई मुझे फिक्स मेजर नहीं मिला, कोई टीचर नहीं मिला जिसने पढ़ा रखा हो प्रॉपर थ्योरी वगैरह, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो ये जो पूरी मैंने लाइक नोट्स वगैरह डिज़ाइन करे हैं, जो अभी डिज़ाइन मैंने नहीं करे हैं, वी विल यूज़ AI। क्वेश्चंस मेरे पास है, लाइक आई हैव क्वेश्चंस ऑफ लाइक जो टॉपिक्स हैं, हमारे टॉपिक्स मेरे पास हैं, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, थ्योरी क्वेश्चंस वो है मेरे पास। आंसर्स के लिए विल प्रेफर AI। टेंशन मतलब सारे आंसर्स मैंने अच्छे से लिखवाए हैं, चेक करवाए हैं सब कुछ, मैं टेंशन मतलब लिखने का बस टाइम था नहीं वैसे। तो अ सिंपल अप्रोच इज़ टू कवर अप मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन, ठीक है। कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, रियली लास्ट वाले भी हैं, वो भी हल्का हल्का देख लेंगे। बट आखिरी में स्टार्टिंग में हम लाइक आर मेन फोकस टू कवर अप ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच हमारी मेन अप्रोच रहेगी कि क्वेश्चंस वगैरह हमको आने चाहिए, ठीक है। एंड हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से, हर एक यूनिट का हम सिलेबस से पहले स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में जो एक्सप्लिसिटली जो टर्म्स मेंशन है उनको हम देखेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे मीडियन मोड तो क्या होता है तो पता ही होगा, क्वार्टरली डेविएशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सब देखेंगे बेसिकली में एक बार, ठीक है। देन वी विल गोना सी ऑल द आंसर्स ऑफ दीज थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में कैसे लिखना उस वे में लिखना है बेसिकली हमको, है ना। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको कैसे लिखना है एग्ज़ाम के अंदर, अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, क्या फॉलो करना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ, है ना। बिकॉज भले ही थ्योरी है बेसिकली, बट इसमें लाइक हमको फॉर्मुलास वगैरह लिखने पड़ेंगे, फॉर्मुलास वगैरह लिखने ही पड़ेंगे। अगर हमसे पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो हमको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एंड मान लो 6 मार्क्स आ गया तो हमको इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो हम मार्क्स के अकॉर्डिंग अप्रोच वगैरह देखते चलेंगे, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स द सिलेबस फर्स्ट। तो पहला पॉइंट बेसिकली हमारा ये है, लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आई गेस यू ऑल नो कि मीन हमारा एवरेज होता है, मीडियन हमारा होता है मिडिल वैल्यू, मोड होता है हमारा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो आई गेस कॉन्सेप्ट यू ऑल नो गाइस, एंड फॉर्मुलाज वगैरह तुम्हें पता होंगे, है ना। इतना तो आई कैन बिलीव ऑन यू ऑल गाइस, ठीक है। फॉर्मुलाज तो नहीं पता तो फॉर्मुलाज तो लाइक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट तो आई गेस यू ऑल नो, बट देख लेते प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं ऊपर से, देन यू विल सी एग्जाम में कैसे करना है। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ओनली फॉर मीन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या मतलब है इसका, लेट से डेटा सेट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। 10 नंबर का एक डेटा सेट है जिसमें डेटा बेसिकली, ठीक है। 10 नंबर का एक डेटा सेट है जिसमें डेटा है बेसिकली, ठीक है। एंड मैं लाइक कोई नंबर लेट से 30 को रिप्लेस कर देता हूँ 1000 से, तो मीन भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मीन सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करता है इन द आंसर। डेट्स वाई मीन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी, है ना, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ दिस समीशन, ये भी खाली मीन की प्रॉपर्टी है। x माइनस एक्स मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। अगर डेटा सेट के सारे ऑब्जर्वेशंस में से मैंने मीन माइनस कर दिया उसी डेटा सेट का, ठीक है, तो जो
देन जो आएगा लाइक लेट्स से एक डेटा सेट है 10 नंबर का, एंड उसमें से मैंने उसकी सारी वैल्यूज़ में से मैंने उसी डेटा सेट का मीन माइनस कर दिया, एंड देन जो वैल्यूज़ आई उनका सम कर दिया, तो ऑलवेज ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस, समीशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर ऑलवेज लेस देन समीशन एक्स माइनस एनी वैल्यू, एक्स नहीं ए ले लो, चलो ए ले लो का स्क्वायर। अगर हम मीन माइनस करके सारी वैल्यूज़ में से उनका स्क्वायर करते हैं देन सम करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज लेस होगी एक्स में से, लाइक डेटा सेट की सारी वैल्यूज़ में से मीन के अलावा कुछ भी माइनस कर दो तुम, कुछ भी, एंड देन सम निकालो स्क्वायर करके, तो हमेशा बड़ी आएगी उस वैल्यू से जो हमें निकाली है मीन माइनस करके। ठीक है, तो इट्स अ थर्ड प्रॉपर्टी आई गेस। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी खाली मीन की प्रॉपर्टी थी। नाउ फोर्थ वन विच इज़ ओरिजिन प्रॉपर्टी, ओरिजिन। ठीक है, प्रॉपर्टी ये तीनों की है, मीन की भी है, मोड की भी, मीडियन की भी है। अगर डेटा सेट की सारी वैल्यूज़ में मैं कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट प्लस कर दूँ या माइनस कर दूँ, या तो प्लस कर दूँ तो माइनस कर दूँ, तो जो मीन मीडियन मोड होगा वो भी उसी फिक्स्ड कांस्टेंट से, उसी बेसिकली उस मीन मीडियन मोड के अंदर भी वही सेम टू सेम फिक्स्ड कांस्टेंट प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन वट एवर द केस में भी। अगर हमने प्लस किया होगा तो प्लस होगा, एंड अगर माइनस किया होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो ओरिजिन प्रॉपर्टी है। इन सिंपल वर्ड्स ये भी आ सकता है लिख के, प्रूफ डैट मीन इज़ अफेक्टेड बाय ओरिजिन। तो कुछ मत करना, एक सिंपल डेटा सेट लेना, एग्जांपल्स के हेल्प से प्रूफ करना। ठीक है, ईजी रहेगा। लेना डेटा सेट लेना, ठीक है, एंड उसका नॉर्मल मीन निकालना। डेटा सेट यू कैन टेक एनी, लाइक डेटा सेट ऑफ 10 नंबर्स इनफ रहेगा, एंड देन उसकी सारी वैल्यूज़ में कोई एक फिक्स कांस्टेंट प्लस कर देना, देन मीन निकालना। तो तुम देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो उसी फिक्स कांस्टेंट से बढ़ गया है उसका मीन। तो ऐसे करके यू कैन प्रूव दैट प्रॉपर्टी। एंड नाउ फिफ्थ वन बेसिकली विच इज स्केल प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी हमारी बेसिकली ये है, यहाँ पर हमने प्लस किया था, प्लस माइनस किया था, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अगर डेटा सेट की सारी वैल्यूज़ में कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट या तो मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, तो मीन मीडियन मोड तीनों उसी फिक्स्ड कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे या तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द स्केल। यहाँ बस एक छोटा सा कैच ये है ना कि व्हेन वी राइट दैट डेफिनेशन, जो मैं दिखाऊंगा तुमको अभी, तो ना ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट ज़ीरो इन डिवीज़न केस, इन द केस ऑफ डिवाइड लिख देना एक्सेप्ट ज़ीरो। डिवाइड ज़ीरो से नहीं कर सकते बिकॉज वरना अनडिफाइंड आ जाए, वरना आंसर आएगा अनडिफाइंड विच इज़ नॉट गुड ना। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर डिस्कस तो नहीं कर लिया ना मैंने, नहीं किया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर डेटा सेट की सारी वैल्यूज सेम हो जाए, लेट से सारी वैल्यूज़ 5 हो गई, तो हमारा मीन भी 5 ही आएगा, मोड भी 5 आएगा, मीडियन भी 5 ही आएगा, है ना। तो मीन मीडियन मोड ऑल थ्री बिकम दैट कॉमन वैल्यू जो सब में सेम हो गई है ना। तो अब देख लेते हैं एग्जाम में कैसे लिखना फॉर्मली। तो लेट से पहले ले लेते हैं इसको ही कि अगर सारी वैल्यू सेम है, द मीन विल बी इक्वल टू दैट एट कॉमन वैल्यू, है ना। इफ इन डेटा सेट बिकम्स द सेम देन द फॉलोइंग थिंग्स विल हैपन। तो ये प्रॉपर्टी 1 ले लो, चलो इसको मान लो, है ना। अर्थमेटिक मीन एंड मोड एंड मीडियन ऑल्सो, अगर सब वैल्यू सेम है तो मीन भी वही सेम वैल्यू आएगा, समझ रहे हो बात, वही सेम वैल्यू आएगी। बस ऐसे लिख देना इक्वल टू, बस इतना लिखना, बस इतना ही, बस लाइक बस इतना लिखना, यहाँ से यहाँ तक लिखना है बस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में एंड डन। ये सब ऐसे और एग्जाम्पल भी छोड़ सकते हो तुम्हारा टाइम कम बचा तो, बट एग्जाम्पल लिख देना, मेरा तो रिकमेंडेड है स्पेशली फॉर दिस प्रॉपर्टी ओनली, नॉट फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज बट ओनली दिस प्रॉपर्टी, फॉर ओनली दिस प्रॉपर्टी यू कैन राइट 1 एग्जाम्पल, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ लिखने के लिए है नहीं कुछ खास, एंड ये सब तो ऐसे लिखा है फालतू में, छोड़ दो इसे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। नाउ इट्स सेकेंड वन विच इज़ अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन। अच्छा, वही कि अगर डेटा सेट की सारी वैल्यूज़ में से मैंने अगर उसका मीन माइनस कर दिया तो 0 आएगा। एग्ज़ाम में आएगा तो इतना लिखना, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना एंड नथिंग एल्स। हाँ, अगर बहुत मार्क्स का आ गया, 9-10 मार्क्स का आ गया, ऑल दो बहुत लेस चांसेस हैं, तो एग्जाम्पल्स वगैरह इसमें भी लिख देना। बट ऑल दो आई गेस आई नो 6 मार्क्स के ऊपर तो नहीं आएगा, इतना मार्क्स के भी नहीं आता वैसे भी है। 6 मार्क्स में 6 प्रॉपर्टीज, इतना लिख दिया बहुत है। ठीक है, डेफिनेशन लिख दिया एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, ये भी सेम चीज़ है, फ्रिक्वेंसी में है, तो इससे पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई।
नो थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी सिर्फ मीन की है एंड ये भी थर्ड वाली भी सिर्फ मीन की है, विच इज़ अगर मैंने मीन माइनस करके स्क्वायर निकाला है तो ऑलवेज लेस होगा किसी भी और वैल्यू के माइनस करने से। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज द मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, डेट इज़ वेयर ए इज़ द वैल्यू एनी वैल्यू अदर देन मीन। ठीक है, बस इतना लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ये तो ऐसे प्रूफ वगैरह करा हुआ है, प्रूफ वगैरह बहुत कम, ऑल तो मुझे पता है नहीं पूछेंगे, प्रूफ पूछ भी लिया तो तुम एग्जाम्पल्स के हेल्प से प्रूफ करना इंस्टेड ऑफ लाइक दिस प्रूफ, यूज़ एग्जाम्पल्स टू प्रूफ इट। ले लेना कोई 5 वैल्यू अपने मन से एंड दिखा देना करके, देखो सेम आया, देखो लेस देन आया, बस हो जाएगा प्रूफ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज़ इफेक्ट ऑफ ओरिजिन। ये तीनों की सेम प्रॉपर्टी है, मीन मीडियन मोड की तीनों पे सेम असर करेगी। तो ये है वो प्रॉपर्टी। बेसिकली डेटा सेट की सारी वैल्यूज़ में से अगर हम सारी वैल्यूज़ में अगर हम कुछ भी प्लस कर दें कुछ भी माइनस कर दें तो जो हमारा मीन होगा वो भी उसी सेम वैल्यू से प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस किया तो प्लस हो जाएगा उसके मीन में, या तो अगर माइनस किया तो माइनस हो जाएगा उसके मीन में। सिंपल, मोड में भी एंड मीडियन में भी सेम इफेक्ट होगा, ओरिजिन स्केल का। नाउ स्केल प्रॉपर्टी वही, मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी उस सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक लिख देना यहाँ से यहाँ तक एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देना, बस। इस तो ऐसे ही फालतू में प्रूफ लिख दिया मैंने, लिखवा दिया बेसिकली। एंड देखो ये भी आई जस्ट थॉट के दिखा देना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ना हमको एक्स का मीन गिवन था एंड ये गिवन था। बेसिकली एक्स का मीन गिवन है एंड ये इक्वेशन गिवन थी एंड मुझे कहा वाई का मीन निकालो। तो देखो अगर ये इक्वेशन सही है ना, ये इक्वेशन अगर सही है तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन भी सही हो जाती है। मतलब ये गिवन होगा, तुमको समझ जाना अगर ये इक्वेशन सही है तो मतलब ये भी सही है कि अगर तो देन वाई का मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स का मीन होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वही है स्केल ओरिजिन प्रॉपर्टी तो है ये, और क्या है, वही सेम चीज़। प्लस किया तो प्लस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने एक्स का मीन पुट कर दिया था एंड ए बी की वैल्यू मुझे गिवन ही थी, तो मैंने वाई का मीन निकाल लिया था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, 1-2 मार्क्स का मे भी आ सकता है, ऑल्दो वेरी लेस चांसेस, बट आई थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए बिकॉज ये प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है ना, प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है ये भी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एंड यहाँ पे जब तुम लिखोगे ना डेफिनेशन, लाइक जब भी तुम लिखोगे स्केल की डेफिनेशन तो लिख देना ब्रैकेट में इन केस ऑफ डिवीजन देयर इज एक्सेप्शन वैसे 0, वी कांट डिवाइड बाय 0 बिकॉज इट्स अनडिफाइंड है ना। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, भूल गए ये लोग, थोड़ा सा बेवकूफ़ है ChatGPT, पता नहीं क्यों। अच्छा फ्री वर्जन है ना शायद इसलिए, तो ये डिस्कस कर लिया मैंने। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। हाँ, और एक हमारी 6th प्रॉपर्टी विच इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ है ना। मैथमेटिक मीन कंसिडर एवरी ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट, ये सिर्फ मीन की प्रॉपर्टी है। तो इवन द एक्सट्रीम वैल्यू 100 अफेक्ट्स द मीन। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, एक्सप्लेनेशन वगैरह रीड नहीं है, बट इतना लिख देना एंड इसके लिए भी एग्जाम्पल शो कर देना बस तुम। तो ये प्रॉपर्टी भी तुम इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जामिनर को। हद से 3 या 6 मार्क्स का आ सकता है ये। तो होप से तुमको लाइक 6 प्रॉपर्टीज़ वगैरह मालूम पड़ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। 6 में से स्केल की प्रॉपर्टी, ओरिजिन की प्रॉपर्टी एंड जो सारे ऑब्जर्वेशन सेम होने वाली प्रॉपर्टी है, वो तीनों पे इक्वली काम करती है, मीन मीडियन मोड तीनों पे। मीन डेविएशन हमारा एंड मीन डेविएशन हमारा वो भी कुछ नहीं होता, बेसिकली जस्ट सारी वैल्यूज़ में से मीन को माइनस किया एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दिया। सारी वैल्यूज़ ली, उसमें से मीन माइनस किया एंड उनका सम कर दिया, समीशन कर दिया एंड डिवाइड बाय n कर दिया। तो ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम मीन इज मीन डेविएशन बेसिकली। एंड ना देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इट्स इंपॉर्टेंट, तो मैं तुमको दिखाता हूँ लाइक प्रॉपर डेफिनेशन। लाइक जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह इसकी। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, दे टेल अस हाउ मच ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड आउट अबाउट द मीन। कितना फैला हुआ है बेसिकली, ठीक, कितना फैला हुआ है, फैलाव क्या है बेसिकली उसका। इनका यूज़ भी एक बार जान लो। देखो कभी कभी ना तुम कह सकते हो कि एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा लाइक 1 से लेकर 10 तक की गिनती में डेटा सेट हमको दिया हुआ है, ठीक है, उसका मीन है 5। तो अगर तुम फैलाव देखो तो फैलाव है लाइक 4 -4 4 3 2 का फैलाव है, तो फैलाव उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का डेविएशन है हमको बस, ठीक, हल्का फुल्का डेविएशन है हमारे पास। तो अगर तुम निकालते हो मीन डेविएशन तो वो बहुत कम आएगा बिकॉज उतना ज़्यादा डेविएशन वगैरह नहीं है। बट अगर लेट्स से
मतलब उतनी ज़्यादा गड़बड़ी वगैरह नहीं है, तुम सिंपल निकालते हो मीन डेविएशन तो। बट लेट्स से तुमको गड़बड़ी को मैग्निफिकेट करना है, बेसिकली बढ़ाना है गड़बड़ी को, बिकॉज तुम मानते हो छोटी सी गड़बड़ी भी बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकती है। बट अगर तुम यूज़ करते हो मीन डेविएशन का तो वो तो बताएगा बहुत कम गड़बड़ी है, बिकॉज उसने तो सिंपल लिया है ना सब कुछ, तो मैग्निफिकेट नहीं कर पाएगा गड़बड़ी वगैरह को। तो अगर लेट्स से तुम कोई काम करते हो दवाई वगैरह बनाने का, इसमें छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा असर कर सकती है ना। तो तुम चाहोगे कि जो गलती है वो मैग्निफिकेट हो जाए, जिससे दवाई वगैरह सही बने, छोटी सी भी गलती ना हो उसके अंदर। तो तुमने क्या किया, डेविएशन निकाली है ना, एंड देन तुमने उसका स्क्वायर कर दिया, जिससे जितनी भी गलती, जैसे मान लो डेविएशन 3 आया है ना, तो उसका स्क्वायर करती ऑटोमेटिक 9 बन गया। कितना बढ़ गया डेविएशन, तो तुम इजीली बता पाए कि देखो कितना ज़्यादा डेविएशन है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं, बिकॉज एक्चुअल में ना डेविएशन को एक अच्छे लेवल पर ले पाते हैं। वरना अदरवाइज अगर तुम डेविएशन देखते, लेट्स से मैं तुमको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल शो करने ट्राई करता हूँ। एक लिखा था 2 3 4 5, ठीक है, इसका मीन 3 आएगा, तो मैं डेविएशन निकालता हूँ। ये आएगा मेरा -2, ये आएगा मेरा -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। अगर मैं इसका मीन डेविएशन निकालूँ तो ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा मॉडल्स लगता है, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन मॉडल्स लगता है, तो हम कोई माइनस नहीं लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, अराउंड 6 का डेविएशन का इफेक्ट पड़ेगा। बट मतलब 6 मतलब ज़्यादा गड़बड़ी नहीं, 6 पॉइंट की गड़बड़ी हो रही है। बट अगर मान लो दवाई का बिजनेस है, दवाई वगैरह बेचते हैं, उसमें 6 पॉइंट की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि मैग्निफिकेट हो जाए, तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर, तो 4 हो गई, ये 1 ही रही, ये 0, ये 1, ये 4 हो गई, तो ऑटोमेटिकली 10 हो गई गड़बड़ी है ना, तो गड़बड़ी मैग्निफिकेट हो गई। तो ये अच्छा मेजर होता है, इसलिए हम स्क्वायर वगैरह करते हैं। तुमको समझ में आएगा स्क्वायर वगैरह क्यों करा जाता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। मतलब हाउ मच स्प्रेड आउट, इफ वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू मीन डिस्पर्जन इज लो, इफ वैल्यूज आर फार फ्रॉम मीन डिस्पर्जन इज हाई। वेरियंस, तो वेरियंस इज सिंपल, इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। मतलब सिंपल जो मैंने तुमको दिखाया कि हमने डेविएशन निकाला, स्क्वायर कर दिया, देन उनका एवरेज कर दिया, सिंपल ये हो गया हमारा वेरियंस। इसको ही हम मोमेंट मोमेंट 2 भी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम जाके। तो ये हमारा वेरियंस हो गया। एंड नाउ देखो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इट्स नथिंग, इज जस्ट अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। इट मेजर्स एवरेज स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस अराउंड द मीन। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, है ना, रो सिंबल होता है बेसिकली, देखो ये रो सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं इसको। एंड इसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरियंस बन जाएगा, है ना। तो बस वो वेरियंस का फॉर्मूला है जो हमने देखा था, हमने वेरियंस का ही फॉर्मूला है, देखो वेरियंस की फॉर्मूला बस ना इस पर कर दिया स्क्वायर रूट, वही इसलिए यहाँ पे ऐसा बन गया ये। तो टाइम बचे ना, ऑल्दो आई सजेस्ट कि इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखना दोनों फॉर्मूलाज, इंडिविजुअल सीरीज़ का भी एंड फ्रीक्वेंसी का भी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक और F और लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, है ना। अगर बहुत मार्क्स का आ जाए तो फिर एग्जाम्पल्स भी दे देना, और क्या। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा होता क्या है। इतना ही इनफ है, बस डेफिनेशन में इतना ही इनफ है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, बस। तो हमने ये टर्म भी देख लिया होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह होता क्या है, ठीक है। वेरियंस क्या होता है देख लिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो सी दिस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन रिलेशनशिप द मीन। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एक अच्छा मेजर था स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा, हम मानते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। बट ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इफेक्ट होता था बेसिकली स्केल से हो रहा था इफेक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल से इफेक्ट हो रहा था, तो हम इजीली कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लेके आए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें हम इजीली परसेंटेज के अंदर कंपेयर वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछेंगे तुमसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, बस इतना जान लो इसका यूज़ क्यों हुआ है, क्यों आया। बेसिकली स्टैंडर्ड में बस था वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ना वो इफेक्ट हो जाता था बेसिकली डिफरेंट यूनिट से। मान लो अगर हमको कंपेयर करना है 2 डेटा सेट को एंड उनकी अगर यूनिट अलग अलग है ना, तो वी कांट कंपेयर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फेल हो जा रहा था बार बार। तो हम लेके आए एक रिलेटिव मेज़र, ठीक है। 2 मेजर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एब्सोल्यूट मेज़र, एक होता है रिलेटिव मेज़र। एब्सोल्यूट मेज़र मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो कि यूनिट से स्केल से अफेक्ट होता है, एंड एक होता है हमारा रिलेटिव मेज़र जिस पे किसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना स्केल का ना यूनिट वगैरह का। तो वही हमारे लिए अच्छा होता है कंपेयर वगैरह करना। तो जितनी भी चीज़ों के आगे तुम लगा हुआ देखो कोएफिशिएंट, तुम समझ जाना ये हमारा रिलेटिव मेज़र है। जितने भी चीज़ों के आगे तुम लगा हुआ देखो कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब दे आर बेस्ट फॉर कंपैरिजन। तो इसका फॉर्मूला ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ठीक है, पढ़ लेना चाहो तो ये भी देख लिया हमने। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमने देखा है वो तो हमने देख लिया नॉर्मल पर्सपेक्टिव से,
ये जो वो चीज़ें जो पूछी गई एक्चुअल में, व्हाट इज़ स्क्यूनेस, व्हाट इज़ कर्टोसिस, पूछा जा चुका है पहले भी, तो ये तुम ध्यान से देखना। सो लेट्स सी। तो अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज़ स्क्यूनेस, तो लिखना स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, लाइक यहाँ पे स्क्यूनेस रेफर्स टू डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसिमेट्री। बेसिकली लेट्स से डेटा सेट है ये, तो लाइक कितनी सिमेट्री है इसमें, कितनी इक्वलनेस है, कितनी सिमेट्री है, समझ रहे हो सिमेट्री मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितनी सिमेट्री कितनी एसिमेट्री है, वो बात करता है बेसिकली। झुकाव वगैरह की बात करता है कि किस तरफ कितना झुका हुआ है ये, ठीक है। तो बस तुम इतना याद कर लो, डायरेक्शन ऑफ सिमेट्री यहाँ से यहाँ तक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन वन टेल इज लॉन्गर देन अदर, डेटा आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द मीन। ये कहना चाह रहा है कि डेटा सेट है ये हमारा मीन है, देखो ये कितना लंबा है टेल, ये बहुत छोटा सा टेल है, तो मतलब ये एसिमेट्रिक है। एंड यहीं पे अगर डेटा सेट है और बीचों बीच से मीन कट रहा है, तो मतलब ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, बिकॉज यहाँ पे एक टेल ज़्यादा लंबी है, एक टेल कम लंबी है, समझ गए। ये कहना चाह रहा है बेसिकली, है ना। डेटा सेट आर नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट बोथ साइड ऑफ द मीन्स। अगर डेटा सिमेट्रिक है, देखो ये ना, ये तुम फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम याद करोगे, बिकॉज मैंने कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा है, बोल देते हैं कि डेटा सिमेट्रिक है तो मीन ये है, तो बताओ अब मोड क्या होगा। तो अगर डेटा सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन मोड तीनों बराबर ही होंगे, तो जो मीन है वही हमारा मोड बन गया, वही हमारा मीडियन बन गया, ठीक है। एंड अगर एसिमेट्रिक हुआ तो देन वी विल यूज़ आवर एम्पिरिकल फार्मूला, जो मैंने डिस्कस कर रखा है अपनी प्रैक्टिकल वाली वीडियो में। एंड अगर पॉजिटिव है तो तीनों बड़े बड़े होंगे, नेगेटिव तो छोटे छोटे होंगे, ज़ीरो है तो तीनों बराबर होंगे, जो देख लिया अभी हमने। हाँ, कैसे निकालना है कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट क्यों निकालना है, कोफिशिएंट का यूज़ होता है बेसिकली बताने के लिए कि स्क्यूनेस कैसा है, पॉजिटिव है कि कैसा है। तो अगर कोफिशिएंट निकाला एंड वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, छोटा है तो नेगेटिव है, बराबर है तो सिमेट्रिकल है। कैसे निकाल सकते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करके निकाल सकते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तुम याद करोगे, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला याद करना है, तो ये भी याद करोगे फॉर्मूला। नाउ बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देख लेते हैं, विच इज़ दिस थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड बाय माइनस बाय 2 मीडियन डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। ये मैंने अपने अच्छे से डिस्कस कर रखा है प्रैक्टिकल वाली वीडियो में, बस तो यहाँ फॉर्मूलाज देख लो एक बार हल्का फुल्का, बाकी मैंने रेस्ट आगे बता रखा है अपनी प्रैक्टिकल वाली वीडियो में, बस तुम देख लो हल्का फुल्का। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, वैसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना स्क्यूनेस कैसे निकालना है, मोमेंट से, ये वाला फार्मूला भी इसका इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऊपर वाला तो फालतू फार्मूला है, ये मत देखो तुम, ये ऐसे ही फालतू फार्मूला है, ये हमारा मेन फार्मूला है बीटा 1 वाला, ठीक है, ये फार्मूला मेन है। अच्छा तुम कहोगे ये यू क्या बना हुआ है, व्हाट इज़ दैट यू, है ना। इस यू को ना, ये यू नहीं है, कुछ और सिंबल है बेसिकली, इसका हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने में मोमेंट्स को, मोमेंट्स अबाउट मीन। तो ये तुम आगे पढ़ लोगे, टेंशन मत लो, बट तुम समझ लो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला था। इंपॉर्टेंस यू कैन लर्न बिकॉज मे बी बहुत मार्क्स का आ जाए तो तुम कंटेंट ना फुलफिल कर पाओ, तो तुम इंपॉर्टेंस लिख देना और के साथ साथ। एंड देन देख लो मीनिंग ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस मीन्स मेज द पीकनेस फ्लैटनेस वगैरह, वही कि जो मैं तुम्हें बताया कि डेटा सेट है किस तरफ टिल्ट हो रहा है, क्या इस तरफ टिल्ट हो रहा है या फिर ऐसे टिल्ट हो रहा है या फिर पूरा फ्लैट है एकदम, है ना। तो वही बस कर्टोसिस बताता है कि डेटा सेट के अराउंड, मान लो डेटा सेट है तो क्या ये ऐसे टिल्ट हो रहा है क्या, या फिर क्या ये ऐसे टिल्ट हो रहा है, या फिर ये पूरा प्रॉपर फ्लैट ही है। तो वही बताता है हमारा कर्टोसिस वगैरह। कर्टोसिस मीन्स डिग्री ऑफ वीकनेस, फ्लैटनेस, कंसिडरेशन अबाउट मीन, हैवीनेस ऑफ टेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर्ड विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना काफ़ी है। इफ़ दे आस्क्ड व्हाट इज कर्टोसिस, इतना काफ़ी है विद द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। एंड इसका वो लिख देना, बेसिकली अगर बीटा 2 3 के बराबर आया, जो हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, तो कहेंगे मीसोक्रोटिक है। अगर 3 से बड़ा आया तो कहेंगे लेप्टोक्रोटिक है। ऐसे याद कर सकते हो, एल मतलब क्या होता है, लार्ज ना, 3 से बड़ा ले लेना। एंड यहाँ पे एल नहीं है तो यहाँ पे 3 से छोटा, 3 छोटा है मतलब प्लेटिक्रोटिक, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैटर देन नॉर्मल, इट मीन्स मोर पीक्ड देन नॉर्मल, इट मीन्स everything is normal, same kurtosis, like distribution having the same kurtosis at the same normal distribution.
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पीक डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ये फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, समझ गए। बीटा 2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, एंड स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं बीटा 1 से। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिनोट करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं बीटा 1 से। इंपॉर्टेंस यू कैन लर्न, डिफरेंस यू कैन सी, है ना, डिफरेंस वगैरह कैसे देख सकते हो, चाहो तो पढ़ लेना रोक के एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट में भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस कर्टोसिस आने चांसेस हैं, क्या मेजर करता है, फोकस क्या है ना, कंसर्न विथ क्या है, अनइक्वलनेस एंड हैवीनेस, थिकनेस बेसिकली। मूवमेंट्स आर यूज, थर्ड मूवमेंट्स, फोर्थ मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट को हम स्क्यूनेस कहते हैं एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मेन को हम कर्टोसिस कहते हैं, ठीक है। तुम ये भी याद कर लेना, इट्स माई रिकमेंडेशन। क्या मेजर करता है, सिमेट्री मेजर करता है, फोकस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, शेप पे, कंसर्न क्या है, टेल से कंसर्न है, थिकनेस से कंसर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस 0 होना चाहिए, कर्टोसिस 3 होना चाहिए अगर नॉर्मल चाहिए हमको तो, एंड मूवमेंट्स यूज्ड, थर्ड को ही हम स्क्यूनेस कहते हैं, फोर्थ को हम कर्टोसिस कहते हैं। तो इट्स माई रिकमेंडेशन, मुझे याद पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे आता है हमारा सारा बेसिक तो खत्म हो जाता है, बेसिकली ऊपर ऊपर से खत्म हो जाता है हमारा सिलेबस में से देख के। एंड नाउ 3 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो मैंने तुमको बताया स्टार्टिंग में। सो ये रहो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली। सो फर्स्ट वाला लाइक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिक्स में हम देख चुके हैं। रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन मीडियन मोड तो हमने एक हमने देख लिया। अगर सिमेट्री केस हुआ लिख देना, इन केस ऑफ सिमेट्री दे ऑल आर इक्वल, ठीक है, बट इन केस ऑफ एसिमेट्री वी विल यूज एम्पेरिकल फार्मूला विच इज़ दिस वन, ये लिख सकते हो। 3 मीन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, ये हमारा एक और रिलेशनशिप हो गया। इन केस ऑफ एसिमेट्री दिस वन इज़ द रिलेशनशिप एंड इन केस ऑफ सिमेट्री ऑल 3 आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला भी। नाउ थर्ड वाला, अच्छा प्रॉपर्टीज़ तो डेविएशन की भी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी होती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। सो ये हमने देख लिया था, सेकंड थर्ड वाला देख लेते हैं। इफ़ द एवरी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड, ऐसे तो मीन की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हमने देख लिया। रिलेशनशिप हमने देख लिया, सिमेट्री में इक्वल होते हैं, एसिमेट्री में वो होता है। अच्छा यहाँ पे और डिस्कस करा हुआ है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस हुआ तो ये तीनों ऐसे ऐसे होंगे, अगर नेगेटिव स्क्यूनेस हुआ तो ये तीनों ऐसे होंगे, है ना। एम्पेरिकल रिलेशनशिप में ये सब भी दिखाया हुआ है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें बस तुम लिखना, ये लिख देना, एक तो ये लिख देना, एम्पेरिकल फार्मूला लिख देना, एक ही लिख देना बस। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस हुआ तो ये होगा, नेगेटिव हुआ तो ये होगा, बस 4 लिख देना बस, ठीक है। ये सब छोड़ दे, फालतू बकवास है ये सब ध्यान मत दो बस, ठीक है। 4 लिख देना। ये तो 0 हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, एंड अगर एसिमेट्रिक हुआ तो क्या होगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, चलो कौन सा लिखना। अगर तुमसे पूछा रिलेशन बताओ तो पहले लिखोगे तुम ये, अगर सिमेट्रिक है तीनों बराबर होंगे, अगर एसिमेट्रिक है तो वी विल यूज़ एम्पेरिकल फार्मूला विच इज़ दिस वन, ठीक है। अगर एसिमेट्रिक है तो पहले सिमेट्रिक है तो ये, एसिमेट्रिक है तो ये, एंड अगर पॉजिटिव है तो ये होगा, एंड अगर नेगेटिव है तो ये होगा, बस, ठीक है। ये 4 लिख के छोड़ देना, बात खत्म, बाकी मत ध्यान दो। एंड नोट थर्ड वाला देखते हैं, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहली प्रॉपर्टी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है ना। सिंस देखो मैंने तुमको क्या बताया था कि हमारा जो होता है लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। तुमको मैंने नहीं बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका डिफरेंट टर्म्स में लिखना चाहूँ मैं, इफ़ आई हैव टू राइट इन डिफरेंट टर्म्स, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वेरिएंस स्क्वायर है तो किस चीज़ का, इट मीन्स इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वेरिएंस किसी चीज़ का स्क्वायर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना। तो अगर वेरिएंस ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली डेविएशन भी ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। वही चीज़ यहाँ पे सेम दूसरी भाषा में लिखी हुई है। तो पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, वही अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ है कि सारी वैल्यूज़ के उस पर फ़र्क पड़ता है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। नॉट थर्ड, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, है मतलब रिजिड है, बहुत कोई ज़्यादा चेंज वगैरह नहीं होता। लाइक द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफिनिट एंड एग्जैक्ट, इसमें कोई चेंज वगैरह, कोई डबल मीनिंग वगैरह नहीं होता, ठीक है। मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी, ये पहली प्रॉपर्टी मेन है, दूसरी वाली मेन है, तीसरी वाली चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। इट इज़ एक्सपेक्ट इन द सेम मिनट्स ओरिजिनल डेटा, ठीक है। ये ना लाइक एज अ प्रीवियसली सेड,
स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट अ रिलेटिव मेज़र, इट्स अ एब्सोल्यूट मेज़र। तो यहाँ पे इस पर ना लाइक इसमें यूनिट लगती है, इसकी एक यूनिट होती है बेसिकली। इफ़ द ऑब्जर्वेशंस आर इन रुपीज़, ये भी रुपीज़ में होगा बेसिकली, ठीक है। इस पर यूनिट का फ़र्क पड़ता है बिकॉज इट्स अ एब्सोल्यूट मेज़र। इट इज़ सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, वही बात हो गई पहले डिस्कस किया था। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये छोड़ दे फालतू प्रॉपर्टी, इसे मत देखो। सेवन्थ भी फालतू प्रॉपर्टी छोड़ दो। एट्थ वाली देखो, हाँ एट्थ वाली काम की प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने तुमको कहा था कि मीन हमारा इफेक्ट होता है ओरिजिन चेंज से, बट ये नहीं होता, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ ही प्लस माइनस करने का। तो मुझे प्लस कर कुछ ही माइनस कर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, ठीक है। दिस इज नो चेंज इन दिस, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ ही प्लस माइनस करने का। बट इट इज़ अफेक्टेड बाय स्केल चेंज। स्केल चेंज हो तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर स्केल चेंज हुआ तो ये बन जाता है बेसिकली, मतलब कुछ भी अगर मैंने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, बट वो उसी नंबर के मॉडुलस से होगा बेसिकली। मान लो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया डेटा सेट को 5 से तो -5 से मान लो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई होगा बट उसमें लग जाएगा मॉडुलस, तो वो होगा मल्टीप्लाई +5 से, ठीक है। तो मॉडुलस लग जाता है इसमें बेसिकली, नेगेटिव वैल्यूज हट जाती है पॉजिटिव बन जाती हैं, बट ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट 0 इन केस ऑफ डिवीजन। 10th, द मीन मिनिमाइजेस द स्क्वायर डेविएशन। हाँ ये तो हम देख ही चुके हैं, ये हमने देख ही लिया। तो ये प्रॉपर्टीज़ मेन कौन सी में याद रखनी है, पहली प्रॉपर्टी याद रखना, दूसरी वाली याद रखना, पांचवी वाली याद रखना, आठवीं याद रखना एंड नवीं याद रखना, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी कुछ याद रखना। एंड ना लगे हाथ ना देख लेते हैं वेरिएंस की प्रॉपर्टी भी। वेरिएंस भी पूरा सेम है एज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस भी पूरा सेम है, बट जस्ट इन केस ऑफ इन केस ऑफ स्केल चेंज है ना, यहाँ पे स्केल चेंज हुआ था, वेरिएंस भी होगा मल्टीप्लाई डिवाइड, बट ना वो उसी नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। लेट्स से अगर मैंने 5 से सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस भी मल्टीप्लाई होगा, बट वेरिएंस होगा 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब 25 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए, बस इतना ही फ़र्क था, बाकी पूरा सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज स्केल प्रॉपर्टी। तो हमने ये भी देख लिया। नाउ ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। बेसिस डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस मीनिंग, डिस्पर्जन मीन स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा अराउंड द एवरेज, बेसिकली मीन के अराउंड कितना डेटा फैला हुआ है। स्क्यूनेस मीन्स एसिमेट्री सिमेट्री मेजर करता है ये तो। पर्पस स्कैटर्ड कितना फैलाव है ना, टिल्ट है कि नहीं लेफ्ट राइट में। फोकस कंसर्न वेरिएबिलिटी कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, सिमेट्री दिखाता है। नेचर मेजर स्प्रेड ओनली, लैक ऑफ सिमेट्री। टाइप्स नो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव 0। मेन मेजर्स रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन वगैरह। कोफिशिएंट ऑफ Calibration coefficient and Bolus coefficient. Symmetrical distribution, dispersion may exist, skewness is 0. एग्जाम्पल ले लो। एंड इम्पोर्टेंस इन बीकॉम, इसको काट दो, ये ऐसी आप तुमने कैसे आगे हटा दो इसे, एग्जाम्पल तक ही लिखना, ठीक है, खाली इम्पोर्टेंस कहाँ तक आ गया। एंड लेट्स, अच्छा ये भी हो गया ना। सो इसी के साथ वी आर एंडिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट ऑफ यूनिट 1, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट हमारा यूनिट 1 कवर अप हो जाता है। देखो अब तुम घबराना मत, अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया घुमा फिरा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो एग्जाम में ऐसी कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तुमको नहीं आता, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, देयर आर चांसेस, तो वाई नॉट बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमको बेसिकली, है ना, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमको। सो लेट्स से तुमसे कुछ पूछ लिया, तुम भूल गए, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें याद नहीं आया, तुमसे कुछ भी भूल गए, तो ना उसके अराउंड ना पहले बात तुम्हें छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। अगर टाइम बचे आखिर में तो जो भी तुम्हें उसके अराउंड आता तुम्हें लिख देना, ठीक है। फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख देना, जो भी तुम्हें उसके अराउंड आता तुम लिख देना उसके अराउंड, ठीक है, जो भी आता हो तुमको, और तो उससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए एज फार एज आई नो। सो विद दिस वी आर एंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ यूनिट 1। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग पॉसिबल। नाउ वी आर मूविंग फॉर टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट 2। ओके, सो नाउ वी आर ऑन यूनिट 2 विच इज़ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे बेसिकली हम, जैसे हमने पहले किया था, हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया था सिलेबस का, इसमें उसकी नीड नहीं है, ये हम देख लेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में ही। तो इन थ्योरी पार्ट हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना,
हमको बस ये दो चीज़ें फोकस करना है, एक तो पहला वाला अप्रोचेस वाला एंड दूसरा वाला प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। हमें बस ये दो बातें देखनी है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सीधा, ठीक है। सो पहला हमारा वही है लाइक अप्रोचेस। अब देखो अप्रोचेस ना समझना, देखो समझने के लिए अलग लिखा है मैंने यहाँ पे, एंड एग्ज़ाम में जैसे लिखना है उसके लिए अलग लिखा है। एग्ज़ाम में जो लिखना है ना तो रट्टा मारना पड़ेगा, बेसिकली तो रटना पड़ेगा जो एग्ज़ाम में लिख के आना है, बट समझने के लिए देख लो। यहाँ पे देख, पहले अप्रोच हमारी क्लासिकल अप्रोच, जिसको थ्योरेटिकल अप्रोच और मैथमेटिकल अप्रोच भी कहते हैं। तो इट्स बेस्ड ऑन हाउ मच दिस ऑब्जेक्ट व्हाट शुड हैपन। दिस इज़ pure math and logic. You don't actually have to do anything in the real world. You just look at the rules of the game. You assume every outcome has an equal change of happening. अरे सिंपल ये कह रहा है अपना क्लासिकल, मतलब वही वाला यार, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही बताना चाह रहा है बेसिकली। वही फॉर्मूला जो हमने क्लासिकली पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसी की बात कर रहा है। नाउ हम देखते हैं, ये समझने के लिए बस, एग्जाम में लिखने के लिए बताऊँगा तुम्हें कैसे लिखना है। द एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है। दिस अप्रोच डजेंट केयर अबाउट परफेक्ट थ्योरी, इट केयर्स अबाउट हिस्ट्री, डेटा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय रनिंग अ टेस्ट ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, एंड काउंटिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सिंपल एग्जाम्पल देखो, इमेजिन अ बास्केटबॉल प्लेयर, थियोरेटिकली अ बास्केटबॉल ईदर गोज इन टू हुप और इट डजेंट, है ना, टू आउटकम्स, बट वी नो अ प्लेयर चांस इजंट जस्ट अ रैंडम 50-50. If they take 100 shots in practice and successfully make 80 of them, we say the probability of making the next shot is 80%. समझ रहे हो बात? नेक्स्ट शॉट की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं है, 80% है, ये कहना चाह रहे हैं। तो समझने के लिए है बेसिकली, ठीक है। समझ जाओ, समझ आ रहा है तो इससे, बाकी मैं तुम्हें क्या समझाऊँ यार। प्रोबेब में तो मेरे दिमाग में थोड़ा कम चलता है, समझो थोड़ा समझो बात को। लाइक इन प्रोबेबिलिटी तो मेरे दिमाग में थोड़ा कम चलता है, मैं कोई रट्टा मारने के भरोसे रहता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। सब्जेक्टिव अप्रोच, बेसिकली गट फीलिंग अप्रोच। समटाइम्स यू कांट यूज़ प्योर मैथ like a coin flip, and you don't have past data like basketball stats. You are dealing with completely unique one-time situation. In this case, probability is just personal opinion backed by experience. The core idea, based on my personal experience, knowledge and intuition, what do I feel the chances are. Simple example, a movie producer, I think this movie has an 80% chance of winning an Oscar. They can't run a test about so 100 times to get the data. It isn't possible. It's just their expert guess based on the actors, script and current Hollywood trends. ठीक है, तो समझने के लिए था इतना, समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर रट लो और क्या। इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियोरी तभी मैं करवा रहा हूँ। तो देखो क्या लिख के आना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में लिख के ऐसे आना है, क्लासिकल अप्रोच, थियोरेटिकल मैथमेटिकल अप्रोच भी कहते हैं इसको, है ना। किसने दिया हो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कर लो तो अच्छी बात है। डेफिनेशन याद कर लो, बेसिकली इसी फॉर्मूला को समझाया हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना रोक के वीडियो। असम्पशंस इक्वल लाइकली होना चाहिए आउटकम, मतलब हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, है ना। अकरेंस ऑफ वन इवेंट रूल्स आउट अकरेंस ऑफ अदर, एक होगा दूसरा नहीं होगा। नीचे वाला एग्जॉस्टिव होना चाहिए, द लिस्ट ऑफ आउटकम्स कवर ऑल पॉसिबिलिटीज़, नीचे वाला। लिमिटेशंस, अगर इन्फिनिट आउटकम्स हो गए तो नीचे इन्फिनिट आ जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज व्हेन आउटकम्स आर नॉट इक्वल लाइकली, है ना। या असम्पशंस में इक्वल लाइकली होना चाहिए, मतलब हर एक की, जैसे कॉइन फ्लिप है, दोनों 50-50 चांसेस है ना आने के, तो होना चाहिए इक्वल लाइकली सब कुछ। नहीं हुआ तो यूज़ नहीं कर सकते। द एम्पेरिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने भी पढ़ा था, जो प्लेयर वाला देखा था एग्जाम्पल हमने, है ना, कि 80% चांसेस होंगे, 50% नहीं, तो वही बात करा हुआ है। कितनी बार ट्राई कर सकते हैं, लिमिट कुछ नहीं है, जितनी बार ट्राई करेगा उतनी आप प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बेसिकली, समझ रहे हो बात। अगर 1000 बार ट्राई किया तो उसकी हिसाब से अलग आएगी प्रोबेबिलिटी, अगर 100 बार किया तो उसके हिसाब से अलग आएगी प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 1000 बल्ब्स फ्रॉम प्रोडक्शन लाइन एंड फाइंड्स 150 डिफेक्टिव है, द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब डिफेक्टिव इज 1,000 विच इज़ 1.5%। अगर यहाँ पे 100 बल्ब होते तो 100 डिवाइड होता नीचे बस, समझ रहे हो। होप से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इट्स नॉट अ सिंपल गेम, 50-50 गेम नहीं है ये, जितनी बार ट्रायल हो जाएगा उस हिसाब पे बेस्ड होगा बेसिकली, है ना। तो n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बेसिकली। और तुमको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या समझाने ट्राई कर रहा हूँ तुमको, है ना। अगर यहाँ पे नीचे अगर 100 बल्ब होती तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होती, 1000 हुए तो 1000 की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है ना। तो इट्स नॉट जस्ट सिंपल गेम,
अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल रिलेशनशिप। इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो तुम याद करें, लिमिटेशंस इन प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो लाइक अब देखो, अब तुम कहोगे कि यार हर बार चेंज हो जा रहा है प्रोडक्ट, हर बार चेंज हो जा रही है, तो अच्छा मेजर हम कब मिलेगा? वो तो हमको तब मिलेगा जब हम इसको इन्फिनिट टाइम टेस्ट कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक लिमिटेशन है इसकी। द कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी रिमेन्स एन एस्टिमेट, हमेशा एस्टिमेट ही रहेगा, इससे हमेशा एस्टिमेट ही मिलता है ना। सब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप्ड बाय फ्लाइंट, वही अपना तुक्का मारने वाला। प्रोबेबिलिटी असाइंड टू एन इवेंट बाय एन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनल जजमेंट, इंट्यूशन, पास्ट एक्सपीरियंस, अवेलेबल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट एस्टिमेट 70% चांसेस दैट यूनिक टेक स्टार्टअप विल सक्सीड। लिमिटेशन हाई अनसाइंटिफिक एंड लैक्स मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव। ये तो भाई वही है, तुक्का मारना। इसको सेकंड नेम से तुक्का मारना भी कह सकते हैं, पता है वीनो? सेकंड नेम तुक्का मारना इसको कह सकते हैं। एंड नो आ सेकंड थिंग विच डिस्टिंक्शन, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। डिफरेंस बिटवीन प्रायोरी एंड पोस्टेरियोरी अप्रोच। देखो, प्रायोरी एंड पोस्टेरियोरी ना, अगर इसमें ए लगा हो तो अलग आता है आंसर, अगर ए ना लगा हो तो अलग होता है। ठीक है, इसका मतलब ए प्रायोरी एंड सिंपल प्रायोरी दोनों अलग अलग बातें हैं, बट हमको सिर्फ ए प्रायोरी पढ़ना है। ठीक है, एंड ए पोस्टेरियोरी पढ़ना है। यहाँ पर अगर ए ना लगा हो तो कुछ और बन जाता है बेसिकली। दीज कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स, चाहो तुम सर्च कर सकते हो इफ यू डोंट ट्रस्ट मी। दीज कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द टाइमिंग स्टेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड। पैरामीटर देखो, मीनिंग देखो। अच्छा, पैरामीटर तो ये है हमारा, मीनिंग देखो। प्रोबेबिलिटी deduced purely from reasoning before any factual evidence or experiment is gathered. Probability is revised, calculated after obtaining fresh empirical data or experimental result. बिना किसी result के with result. Basis based on nature, symmetry, theoretical deduction, based on real world observations. Formula context determined via standard classical counting, calculated using Bayes theorem. ठीक है, example knowing or updated prior assumptions basically, to updated prior assumptions basically, assumptions भी update होते हैं basically साथ साथ में। examples knowing that probability of drawing an ace from standard deck of p is equal to 4/52, ये तो नो है, ये तो हम जानते हैं पहले से। adjusting the probability that machine is faulty after seeing produce 3 defective parts, ये बेसिकली इसमें देखो, इसमें तो फिक्स्ड है कि यही होता है इसका चांसेस, लेकिन ये बेस होता है एम्पेरिकल काइंड ऑफ। लिखा है ना यहाँ पे एम्पेरिकल, कहीं तो लिखा था, कहीं तो मैंने दिखा ही रहा। एम्पेरिकल डेटा बेसिकली वही कि हर बार कोई ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स्ड रहेगी प्रोबेबिलिटी, चेंज होते रहती है, अपडेट होती रहती है बेसिकली कंटिन्यूसली, बट इसमें फिक्स्ड रहता है। जैसे यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ पे हमेशा सेम ही रहेगा, बट अगर डिफेक्टिव कम हुआ मशीन में तो चेंज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, अगर डिफेक्ट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेसिकली चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। बट अगर सजेस्ट चीज़ तुम इसे रट लो बेसिकली, फिर रट लो, रटने वर्थ इट है बेसिकली, रटने इसको वर्थ इट रहेगा, इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये सब कुछ जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। अभी तुम्हें अगर मुझसे समझ नहीं आ रहा तुम कमेंट कर सकते हो, तो मैं और ट्राई करूँगा समझाने का, अदरवाइज तुम खुद वीडियो के पढ़ सकते हो। कोर कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल एक्सपेक्टेशन, इट इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज में बेस थ्योरम की बात हुई ना तो कंडीशनली हुआ, एडजस्टेड बाय न्यू इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यूस अपडेट होता रहता है बेसिकली। थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स भी लेटेस्टली पूछा गया था पिछले साल ही शायद, है ना। एडिटिव थ्योरम क्या होती है? दो केस होते हैं, एक तो एक्सक्लूसिव वाला, एक एग्जॉस्टिव, एक नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला बेसिकली। एक तो एक्सक्लूसिव है, एक नहीं है। तो अगर एक्सक्लूसिव है, इफ़ टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो, तो अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे लाइक जॉइंट प्रोबेबिलिटी पार्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज वो ज़ीरो हो गया ना। ये हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, यू नो, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। अगर किसने मैथ, किस पास होगी मैथ तो क्लास 11 में, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये पढ़ा हुआ है हमने, और तुमको याद आ रहा हो। ये जिसको याद आ रहा हो उसके लिए बहुत ईजी हो गया। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, जॉइंट ए जॉइंट बी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी बेसिकली। तो यहाँ पे लिखना पड़ा, इसको मैं भूल रहा हूँ, इसको यूनियन कहते हैं, इसको मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो उसको कहते हैं सिंबल को, याद नहीं आ रहा मुझे, पर अभी से जॉइंट से ही कह लो। जैसे हमें जॉइंट मेंशन तो जॉइंट से ही नेम कर दो इसको। ए जॉइंट वैल्यू को, ए जॉइंट बी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। अगर देखो एक्सक्लूसिव है तो मीन्स जॉइंट के तो जीरो ही हुआ, हम वी ऑल नो, तो यहाँ पे इसका ये केस बनेगा, यहाँ पे होगा ही नहीं। एंड यहाँ पे अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो कुछ तो इसकी वैल्यू ज़रूर होगी, तो यहाँ पे इसे लिखना पड़ा। तो अगर तुम खाली ये भी लिख दो ना,
एंड ये वाला ऊपर ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या कहा, ये जो लिखा है यहाँ पे वो लिखा है एग्ज़ाम फोकस्ड होके, एग्ज़ाम में एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के आना है। अगर तुम हल्का को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अगर तुम्हें कुछ चेंज नहीं करता ऐसे डायरेक्टली तो कोई काम चल जाएगा। लाइक हल्का चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट अगर तुम डायरेक्टली ऐसे लिख दो तो काम चल जाएगा। तो एग्ज़ाम में अच्छा ही रहता है कि हम दोनों के अलग अलग केस बना के लिखें, जिससे हमें फुल मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो तुम ये पढ़ लेना, ये फॉर्मूला मेन था हमारा, तुम ये पढ़ लेना लिखा हो क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर इवेंट ए और बी अकर्स इन द सेम सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट अकरेंस। ये एक्सप्लेन करा हुआ फॉर्मूला। नाउ मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम देख लो एक बार। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, P joint B is equal to PA probability of A into probability of B in case of dependent event। अगर डिपेंडेंट होगा ना, इफ़ दे आर डिपेंडेंट, तो ये दोनों बातें करेक्ट है। ये भी से लाइक P जॉइंट B इसके भी बराबर होगा एंड इसके बराबर होगा। समझ रहे हो बात तुम? देख लो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, उसका यहाँ ब्रीफ लिखा हुआ है। अगर इवेंट डिपेंडेंट है, बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात हो रही है, तो P जॉइंट B इसके भी बराबर होगा, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इसके बराबर होगा, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B के बराबर होगा बेसिकली, जिसका बहुत यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो आई हैव तुमको लाइक एडिटिव थ्योरम जो कि ये है हमारे पास, जिसको मैं दो केस में लिखना है बना के, एक एक्सक्लूसिव वाला एक नॉन एक्सक्लूसिव वाला, एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम एक डिपेंडेंट वाला एक इंडिपेंडेंट वाला तुमको आ गया होगा। एंड कैसे लिखना है तुम एग्जाम में, तुमको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है एंड हल्का सा कर देना एक्सप्लेन, बस इतना से करना है। एग्जाम में अगर पूछ लिया तो, और पूछा भी गया, पिछले साल आया भी था एक्सप्लेन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, तो उसमें ये लिखना था डायरेक्टली बस। ठीक है, ये हमारी थ्योरी का पार्ट था। सुनाओ देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तुम रट लेना, ठीक है, सब तो ये तुम रट लेना, समझना लो, उसमें कुछ नहीं रटने वाली बात है बेसिकली। पहला बेल शेप होता है, सिमेट्रिकल होता है बेसिकली। अगर कर्व परफेक्टली द कर्व इज़ परफेक्टली बेल शेप्ड, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो कर्व परफेक्टली बेल शेप्ड होगा। बेल यार, जैसे ये बेल ही है, जैसे यू उल्टा यू मतलब बेल हुआ, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा, बेल शेप्ड होगा। एंड मीन, ये मीन का सिंबल होता है बेसिकली। मीडियन एंड मोड तीनों बराबर होंगे। नाउ एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। अरे एसिम्प्टोटिक मतलब वही होता है ना कि एकदम लाइक पास से होकर गुजर रहा है पर टच नहीं कर पा रहा। तुमने देखा ना ऐसे ग्राफ्स के, लाइक ग्राफ्स ऐसे पास होकर गुजरते एकदम, लाइक यहाँ मान लो, लेट मी गिव वन एग्जांपल, ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, कोई ऐसा ग्राफ है जो पास होकर गुजर रहा है, ऐसे यूँ होकर जा रहा है बट कोई टच नहीं कर सकता, डेट वी कॉल एसिम्प्टोटिक। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। Tails of curve extend to infinity both directions approaching the horizontal axis. This means the curve is closer and closer but never actually touches and crosses it. ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो रटना ही है बेसिकली इसको। यूनी मॉडल, द कर्व हैज़ ओनली वन पीक विच अकर्स एग्जैक्टली एट द सेम मीन। टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 1। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, द पॉइंट्स ऑफ अच्छा देखो, सारे नहीं लिखना है हमको, मैंने यहाँ पे इतने सारे इसलिए लिखे हैं ताकि ना अगर तुम्हें एक दो भूल भी जाए तो तुम्हें कुछ तो याद रहे एटलीस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना, 3 मार्क्स में 4 लिख देना, 4 में 5 लिख देना, 2 में 3 लिख देना। तो नो नीड टू राइट एवरीथिंग, बट ट्राई करो सारे याद करने की, और याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कुछ तो याद रहेगा एटलीस्ट। डेट वी कॉल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दीज अकर्स एग्जैक्टली एट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन विच इज़ दिस। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, द पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इज कर्वेचर, बेसिकली कॉन्वेक्स से कॉनकेव बन जाना, या फिर कॉन्वेक्स या फिर उसका वैसा वर्सा, कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो हमने डेफिनेशन देख ली बेसिकली। ये कब हो रहा है? अगर तो नॉर्मल कर्वेचर है हमारा, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो ये तब होगा जब दीज अकर्स एग्जैक्टली एट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन माइनस, ठीक है, तो इधर है तो उधर, तो दोनों प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। जिसने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा होगा उसको तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसको नहीं आ रहा हो कुछ भी समझ। सो लाइक आप क्वार्टाइल्स की प्रॉपर्टी स्किप कर सकते हो, एम्पिरिकल स्किप कर दो। ये देखो बस तुम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो ये हमारा लाइक सिमेट्रिक होगा, बेसिकली बीटा 1 एंड लैम्डा 1 0 होगा। हल्का फुल्का देख लो तुम, हल्का फुल्का मुझे कुछ डिस्कस करना है इससे रिलेटेड, लाइक बीटा 1 से रिलेटेड या लैम्डा 1 से रिलेटेड।
देखो स्क्यूनेस में ना ये ना आउट ऑफ सिंटेक्स है, ऐसे ही बता रहा हूँ, आउट ऑफ सिंटेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो बस तुम। देयर आर चांसेस व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स कि बताओ स्क्यूनेस जो है हमारा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, थ्योरी में आ सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ना, व्हेन स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, व्हेन नेगेटिव, तो और व्हेन ज़ीरो। तो इसको बताने के लिए ना हम हमारे सिलेबस में बेसिकली बीटा 1 है, ठीक है, लैम्डा 1 नहीं है हमारे सिलेबस में, लैम्डा 1 इज़ अ वेरी एडवांस थिंग। तो बीटा 1 इज़ कांट बी यूज्ड। बीटा 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना, जो होता है हमारा मोमेंट 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय मोमेंट 2 का स्क्वायर। ये तुम आगे पढ़ोगे अभी प्रैक्टिकल पार्ट में, ये फॉर्मूला जो तुम्हें याद तो होनी चाहिए, वैसे थ्योरी का पार्ट भी है वैसे, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए एटलीस्ट। तो बताने के लिए कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव है या ज़ीरो है, हमको सिर्फ देखना है मूवमेंट, U3 देखना है बस हमको, ठीक है, U3 देखना है। अगर U3 नेगेटिव है मतलब स्क्यूनेस हमारा नेगेटिव है, U3 पॉजिटिव है मतलब स्क्यूनेस हमारा पॉजिटिव है, अगर U3 ज़ीरो है मतलब स्क्यूनेस हमारा ज़ीरो है, समझ गए। तो तुम कहोगे कि यार लाइक बीटा कोफिशिएंट फिर हमारे लाइक सिलेबस में क्यों है, इसका क्या यूज़ है, फिर क्यों निकालना है इसको। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका बस ऐसे ही क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट बता देगा कि निकालो कोफिशिएंट्स, या फिर कहेगा तुमसे निकालो बीटा कोफिशिएंट्स, या फिर तुमसे कहेगा निकालो बीटा 1। तो बस इसका यही यूज़ है कि तुम निकाल के दिखाना, तो निकालना आना चाहिए बस, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। बीटा 2 का बहुत यूज़ होता है बट बीटा 1 का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। बताने के लिए यू विल यूज़ डायरेक्टली U3, बट बीटा 1 तभी निकालना पड़ेगा जब डायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे कहे निकालो बीटा कोफिशिएंट या फिर निकालो बीटा 1, ऐसे कुछ कहे तब निकालना डायरेक्ट बीटा 1, एंड ऐसा कुछ यूज़ नहीं है। और अगर तुमसे कहे कमेंट करो स्क्यूनेस पे, तो कमेंट तुम करोगे U3 के बेसिस पे ही, ठीक। कमेंट मतलब बताओ पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं, वो तो होगा U3 के बेसिस पे ही, बट तुमको बस एक बार गुड प्रैक्टिस ये होती है तुम निकाल दो बीटा 1 भी, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और तो इसमें मेजरली मैंने बस डिस्कस कर लिया ऐसे ही, तुम और अच्छे से पढ़ लोगे आगे जाके थ्योरी पार्ट में। बट तुम ये बात ध्यान रखना कि बीटा 1 का एक्चुअल में कुछ यूज़ नहीं होता, कमेंट करने के लिए वी यूज़ ओनली आर मूवमेंट्स अबाउट द मीन विच इज़ U3, ठीक है। बीटा 1 का ऐसे कुछ यूज़ नहीं होता, वो तभी निकालना है जब वो कहे क्वेश्चन निकालने को बस। एंड नो सेकेंड पॉइंट ऑफ सेकेंड टॉपिक विच इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज किसी ने तो छोड़ो यार, इज डिस्क्रीट probability distribution that expresses probability of given numbers of events occurring in a fixed interval time space। बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट्स फिक्स होते हैं हमारे पास, एंड उसमें से हर एक नंबर की बताना कि इस लाइक हमको टोटल नंबर गिवन होते हैं कि ये इतने नंबर है जो कि फिक्स होते हैं, तो उनमें से हर एक नंबर की बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, बेसिकली वही होता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंपल वर्ड्स। बट हमको लिख के एग्जाम में यही आनी डेफिनेशन, उसे रटना पड़ेगा बेसिकली, समझ गए, उसे रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मैथमेटिकल फार्मूलाज को रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। व्हेन एवर यू राइट फार्मूला तो ये भी लिखना पड़ता है कि हाँ इसका मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, सबका मतलब क्या है, ठीक है, लिखना पड़ता है। की फीचर्स, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू ईच अदर एंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरामीटर कॉल्ड लैम्डा। ये प्रॉपर्टी भी लिख देना। नो एक थर्ड ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ लिफ्ट कब होता है, बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनने लग जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो लिख के आना तुम्हें एग्जाम में, ठीक है, दिस इज़ फॉर एग्जाम, बट उसके बाद अच्छे से समझ लो सिंपल वर्ड्स में भी कब बनता है ये, है ना। थिंक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ गेम, यस नो, ठीक है, एक यस नो की गेम मानो, ठीक है, इसको तुम यस नो की गेम मानो। एग्जैक्टली टाइम्स ट्राइंग, फॉर एग्जाम्पल यू टॉस 10 टाइम्स यू एक्टिवली काउंटिंग सक्सेस। 10 बार करोगे तो ठीक है, हम काउंट कर 10 बार तो हम काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन बिकमिंग ह्यूज, नंबर ऑफ ट्रायल्स ह्यूज बन रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स अभी 10 बार कर रहे थे, लेट से हमने कर दिया 1 लाख बार, ठीक है, ट्रायल्स तो हमने बढ़ा दिए बट आउटकम तो अभी भी यस नो आएगा, आउटकम तो अभी भी छोटा ही है, ट्रायल्स तो बढ़ गए लेकिन आउटकम तो अभी यस नो ही आ रहा है। व्हेन अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैसिव बट इवेंट इटसेल्फ इज इनक्रेडिबली रेयर, इट बिकम्स when a number of opportunities is massive, है ना, but event itself is rare, becomes exhausting to count every single yes no। Instead you stop counting individual trials, just look at total number of times an event actually popped over a time space, and when देखो इन सिंपल वर्ड्स ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, चलो ठीक है, मान लो
हमने एक बुक बनाई, ठीक है, एक बुक बनाई, बुक बहुत मोटी बुक है, ठीक है, अराउंड उसमें मान लो 1 करोड़ वर्ड्स हैं, 1 करोड़ लेटर मान लो, उसके अंदर 1 करोड़ लेटर्स हैं, ठीक है। एंड तो क्या, अब देखो हर पेज में ना, हर पेज में अराउंड 2 से 3 हमारे से गलतियाँ हो जाती है लेटर्स में। तो क्या हम हर पेज में काउंट करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 2-3 की, लाइक मान लो 2 गलती को 3 गलती हुई, तो क्या हम हर एक पेज में काउंट करने बैठ जाएंगे क्या कि हाँ इसमें इतनी गलती, इसमें इतनी हुई, फिर टोटल काउंट करेंगे? तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, टोटल कितनी गड़बड़ हुई। इससे अच्छा ना हम किसी एक पेज का काउंट कर लें एंड भगवान का नाम लेके उसको मल्टीप्लाई कर दे बाकी नंबर ऑफ पेजेस से, जिससे हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। डेट्स व्हेन बाइनोमियल स्टार्ट टर्निंग इनटू पॉइजन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी बुक है, इंडिविजुअल प्रिंटेड लेटर्स, द चांस ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेसिंग अप इन सिंगल लेटर इज इंक्रेडिबली लो, ये हो गया, ठीक है। सो द पॉइजन शिफ्टिंग, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल 1 मिलियन लेटर्स वन बाय वन, सी द सक्सेस टाइपो फेलियर, सो यू सिंपली फाइनल रिजल्ट, दे आर अबाउट 2 टाइपोज पर पेज, है ना, तुक्का मार दिया बेसिकली हमने। यू मल्टीप्लाई मैसिव एन बाय टाइनी पी टू गेट स्टेडी एवरेज, हमने सिंपल नंबर ऑफ पेजेस से मल्टीप्लाई कर डाला उसको भगवान का नाम लेके कि एवरेज अच्छा खासा निकल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। तो इन सिंपल वर्ड्स बताऊँ, जब हमारा ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तब एक्चुअली में बायनोमियल पॉइजन बनने लग जाता है। एंड हमको एग्जाम में ये लिख के आना, तो रटना पड़ेगा बेसिकली इसको, इतना लिख के आना है बस, मैथमेटिकल कंडीशंस। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फिनिट बढ़ने लग जाए बहुत ज़्यादा, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर 50 से ज़्यादा हो जाए तो द कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, अगर तुम बिना लिखो ना तब भी, लाइक इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की नहीं ज़रूरत है, बस इतना से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। लाइक कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल इज एक्सट्रीमली लो, जैसे कि यस नो, खाली 2 ही तो चांसेस हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड पी रिमेन्स अ फाइनाइट कॉन्स्टेंट वैल्यू डिनोटेड एज लैम्डा, ऐसा नहीं हो कि नंबर ऑफ पेजेस भी इन्फिनिट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ पेजेस तो होनी चाहिए हमारे फिक्स्ड। लाइक ऐसा समझ लो कि तुमको इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन मिल गए, उसका आंसर मिल गया, अब तुम्हें रटना है बस, एंड नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। हाँ, अब कब यूज़ करना चाहिए हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कब यूज़ करना चाहिए? जब क्वालिटी कंट्रोल करना हो, तो जब सर्विस ऑपरेशंस में देखना हो, कुछ पब्लिक सेफ्टीज इंश्योरेंस करना हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना हो, हेल्थ एंड साइंसेज में यूज़ करना हो। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या, द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, टाइपोग्राफिकल एरर्स पर पेज इन अ न्यूली पब्लिश टेक्स्ट बुक में पता करना हो, द नंबर ऑफ कस्टमर्स टेलीफोन्स कॉल अराइविंग एट अ कॉर्पोरेट स्विच बोर्ड पता करना हो, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेसिकली। द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अकरिंग अ स्पेसिफिक हाईवे, द डेली डिमांड ऑफ पब्लिक स्पेशलाइज एक्सपेंसिव रेयर स्पेयर पार्ट्स, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स डिकेज डिटेक्टेड बाय अ काउंटर ओवर अ डेजिग्नेटेड फ्यू सेकेंड्स। तो ये एप्लीकेशन हो गई हमारी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। सुनो, हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑल्दो ये पूछते नहीं नॉर्मली कभी भी, बट आई थॉट कि यार बता देना चाहिए, क्या पता आ जाए। फॉर रियल वर्ल्ड सिनेरियो टू क्वालिफाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट मस्ट स्ट्रिक्टली पास क्रिप्स, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, द चांस ऑफ सक्सेस स्टेज सेम एवरी टाइम, रिपीटेड ट्रायल्स होने चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर होना चाहिए, 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 ही होने चाहिए पॉसिबल आउटकम्स। तो बेसिकली इसी कंडीशंस हो गई थी, एंड नाउ तुम यू कैन रीड दीज ऑल, ठीक, खुद से पढ़ना वीडियो रोक के, 4 मिनट तुम्हें दे दिया यहाँ पे। तो अगर पूछे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो क्लिप्स लिखना मत भूलना, एंड ये तुम खुद पढ़ सकते हो, छोटे छोटे हैं, रीड बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लाइक ख़त्म होता है प्रोबेब भी। हमने क्या क्या देख लिया प्रोबेबिलिटी में, देख लो एक बार दोबारा से। हमने अप्रोचेस देख लिए, डिफरेंस देख लिया, थ्योरम्स देख ली, जो कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डिफरेंस एंड ये थ्योरम्स। थ्योरम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमने प्रॉपर्टीज़ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइक 6-7 प्रॉपर्टीज देख लीजिए, तुम रट्टा मारनी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, तुम रट्टा मारना है ना। सिचुएशन देख लीजिए, तुम रटनी है। बायनॉमियल देख लीजिए, तुम रट्टा मारना है। इसमें तो आई से रट लो यार, जितना उसे रट लो, छोड़ो मत कुछ भी, ठीक है। सो नाउ यूनिट 3। अब यूनिट 3 में लाइक ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं, थ्योरी वगैरह का क्वेश्चन हल्का फुल्का आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, मीनिंग वगैरह आ सकता है ना, प्रिंसिपल्स वगैरह,
मे बी पॉसिबल, कोरिलेशन, कॉजेशन, नॉर्मली ऐसा कुछ आता नहीं थ्योरी वगैरह इससे, आउट ऑफ नोवेयर थ्योरी से ज़्यादा कुछ आती नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, मेन चीज़ देख लेते हैं बेसिकली बस, ठीक है। तो और कोरिलेशन, इसका मीनिंग सिंपल, इसका मीनिंग यही ना, ये हमको बताता है कि दो वेरिएबल साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बस ये नहीं बताता कि कौन किसको कॉज कर रहा है, लाइक सोज नॉट कॉज, लाइक सोज ओनली एसोसिएशन। तुम्हें या तो तुम पढ़ लेना, लिख के तुमको ये आना एग्जाम में बेसिकली, तो रोक के वीडियो पढ़ लेना से खुद से, क्योंकि मेरा मानना है तुम खुद से पढ़ना चाहिए डेफिनेशंस वगैरह। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन 3 होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। हाँ, 2 और लाइक एक और होता है विच इज़ परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब अगर कम्प्लीटली 1 हुआ तो, एंड अगर कम्प्लीटली -1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव, 2 और लगा लो, टोटल 3 + 2 5 मान लो। एंड नो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी में, जो कि बहुत आने के चांसेस हैं हाई, बहुत ज़्यादा, विच इज़ कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। तो कोरिलेशन तो हमने देख लिया कि साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस कोई ऐसा नहीं कॉज वगैरह कौन किसकी वजह से कितना कौन चल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एंड वही कॉजेशन हमको बताता है कॉज एंड इफेक्ट भी साथ साथ में, है ना। तो ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोनों साथ में हो सकते हैं, एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे कोरिलेशन एंड कॉजेशन दोनों साथ में आकर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बुराई की बात नहीं है। कॉजेशन मीन्स वन वेरिएबल डायरेक्टली प्रोड्यूसेस अ चेंज इन अदर वेरिएबल, बेसिकली इट ऑल्सो टेल्स अस, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन दिस कोरिलेशन कॉजेशन। तो पढ़ लिया तो एग्जाम्पल्स वगैरह खुद से रोक के वीडियो, ठीक है। इसे बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट भी बताता है, कॉज एंड इफेक्ट भी बताता है। एंड अगर डिफरेंस आया तो आई प्रेफर टेबुलर फॉर्म ओनली। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन, बेसिस मीनिंग टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, बस रिलेटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं कॉज वगैरह कुछ नहीं, वन वेरिएबल कॉजेज द अदर। नेचर, अब देखो 3 अलग अलग पॉइंट हमने गलती साथ में लिख दिए। नेचर जस्ट एसोसिएशन, कॉज एंड इफेक्ट। डायरेक्शन नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ जरूरी डायरेक्शन वगैरह हो। क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, प्रूफ ईजियर टू ऑब्जर्व, देख के ही बता सकता है इंसान की कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बट इसमें प्रॉपर कैलकुलेट वगैरह करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स आइसक्रीम सेल्स एंड ड्रोनिंग, स्मोकिंग एंड लंग डिजीजेस, ठीक है। एक यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है विच इज़ इन सिंपल वर्ड दे हैपन टुगेदर, वन मेक्स अदर हैपन। इतना ही इनफ है, लिख दोगे अगर तुम लाइक 5 मार्क्स तक में भी, इतना ही इनफ है, उससे ऊपर आई गेस नहीं आएगा। आ गया तो एग्जाम्पल पढ़ा देना 2-3 और क्या, तो तुम इसे रोक के अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी ये थ्योरी हो गई, तो हमने ये डन कर लिया। एंड नो एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है विच इज़ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये देख लो। मीनिंग कोरिलेशन मीन्स डिग्री, मीनिंग तो पता ही जो हम देख के हैं जस्ट अभी। रिग्रेशन स्टडीज द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन पर्पज टू मेजर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, टू एस्टिमेट और प्रेडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अदर, इसलिए फोकस वगैरह करने में। रिलेशनशिप देखो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर 6 मार्क्स का आया तो हमको 7 लिखना है, 5 का आया तो 6 लिखना है, जितने मार्क्स का आता है ना उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना होता है, उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना होता है। एंड लास्ट का पॉइंट हमेशा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे इतने पॉइंट क्यों लिखे हैं, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि तुम्हें एक दो भूल भी जाओ, ताकि तुम्हें कुछ तो याद रहे। हाँ, उस टाइम पे मैंने लाइक इन केस ऑफ कॉजेशन मैंने उतने पॉइंट नहीं लिखा था बिकॉज वो ईजी था, ठीक है। इसमें है बहुत सारे पॉइंट्स। नेचर वगैरह देख लिया हमने। रिलेशनशिप सोज म्यूचुअल रिलेशनशिप, सोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टाइप। हाँ, हल्का हल्का सिमिलर तुम कह सकते हो कॉज एंड को, हल्का हल्का सिमिलर है ये, बिकॉज ये भी कॉज एंड इफेक्ट दिखाता है। वेरिएबल वन डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नो variables, no distinction between independent and dependent variables, one variable is dependent and another is independent, result obtained, gives correlation coefficients, give regression lines, और you can say regression coefficient भी देता है बेसिकली ये। नंबर ऑफ मेजर्स ओनली वन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, एक ही होता है, यहाँ पे 2 होते हैं, एक x1y एक y1x होता है। रेंज -1 से 1, मे टेक एनी वैल्यू। सिमेट्री कैसे होती है, सिमेट्रिक तब होगा जब r(x(y) = y(x) होगा। It is not symmetric, unit free, it has unit affected by unit, because ये कोफिशिएंट है ना, तो लेकिन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, रिलेशन कोफिशिएंट्स में इफेक्ट होता है यूनिट का, है ना। तभी तुम अगर क्वेश्चन करोगे तो आगे जाके तुम्हें क्वेश्चन में यूनिट वगैरह मिलेगी, टर्न्स वगैरह मिलेंगी, टाइम वगैरह मिलेगी, तो इसमें यूनिट्स वगैरह होते हैं। स्ट्रेंथ डायरेक्शन बताने की पता करता है, मतलब कितना है, कितना हाई है एंड किस तरफ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोरकास्टिंग वगैरह।
यूज टू फोरकास्टिंग, कि फ्यूचर वगैरह पता करने में हेल्प करता है। कॉज एंड इफेक्ट डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट कॉजेशन, यूज वन वेरिएबल इफेक्ट अनदर, यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इफेक्ट अदर, यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल affects another, graphical representation represented by scatter diagram, regression lines, main focus, degree of relationship, functional relationship and prediction. Example, relationship between income and expenditure, predicting expenditure from income. ठीक है, तो तुम्हें याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था यूनिट 3 की थ्योरी का। ठीक है, तुमको समझ में आ गया होगा। सो लाइक टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड लाइक कोरिलेशन वगैरह एंड डिफरेंस वगैरह सब कुछ हो गया, बट लाइक कुछ पार्ट रह गया था विच इज़ लाइक रिग्रेशन एनालिसिस। दो ही मोस्टली हमारे प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा, बट चलो कुछ कुछ देख लेते हैं इसमें भी। ठीक है, ऐसा इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, कुछ कुछ देख लेते हैं इसमें। चीज़ अगर तुमसे पूछे रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है तो बता देना हाँ ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस, है ना। डिपेंडेंस स्टडीज़ द डिपेंडेंस of one variable on another, helps in prediction, it estimates the value of one variable from another known one। एक गिवन हो गया, हमेशा दूसरा निकालने को कहेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली, ये बेस्ड होता है दिस प्रिंसिपल पे, जो हमने लाइक ये मीन की ना प्रॉपर्टी है बेसिकली, वैसे ही कुछ है बेसिकली है। तो इसी प्रिंसिपल पे कंप्लीट बेस्ड है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। द रिग्रेशन लाइन इज फिटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये 0 होना चाहिए। वाई हट क्या था मैंने बता रखा है आगे लाइक प्रैक्टिकल पार्ट में हमारे। शुड बी मिनिमम, द बेस्ट फिटेड लाइन मिनिमाइजेज द स्क्वायर्ड एरर्स। ठीक है, तो तुमसे पूछे प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, तुम्हें बस इतना लिखना आना है बस। ठीक है, जैसे लाइन्स 2 होती है हमारे पास, कोफिशिएंट्स वगैरह, इसे मैंने प्रैक्टिकल में पढ़ा रखा है। स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर of estimate is measures the accuracy and reliability of regression estimates. It measures how far the actual values deviate from the estimated values. इसका फॉर्मूला वगैरह ये होता है। ठीक है, इसे मैंने डिस्कस कर रखा आगे चल के। एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इतना ही था बस यार। ठीक है, यूनिट 3 में इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। सो नाउ यूनिट 4, लाइक यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइम से डेटा वगैरह, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से यूनिट 4 इज़ मोस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। इसमें कंपोनेंट्स वगैरह आ सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ये पूछ सकते हैं थ्योरी में। ठीक है, एंड बस ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बाकी देखेंगे तो पूरा ही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह देखेंगे हम, बट ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। टेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ टेंड इक्वेशन तो प्रैक्टिकल का पार्ट है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कन्वर्जन ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, सो हमारा मेन फोकस होना चाहिए इसमें इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर बेसिकली। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, एडिटिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइक एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन होता क्या है बेसिकली एक्चुअल में। ब्रीफली अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स। तो वही 2 मैंने कहा था, वही 2 पूछे हैं, तो देख लेते हैं बेसिकली आंसर वगैरह, है ना। आइडेंटिफाई का 4 होते हैं इसके, ट्रेंड्स वगैरह बेसिकली, साइक्लिक वगैरह। हाँ, ये साइक्लिक ट्रेंड, साइक्लो ट्रेंड जिसको कहते हैं हम, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन एंड इरेगुलर ट्रेंड। बेसिकली वेरिएशन भी कह सकते हैं, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन भी कह सकते हैं। सो ट्रेंड इज़ अ लॉन्ग टर्म जनरल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, लाइक लॉन्ग टर्म में कितना कैसे मूव हुआ इन अ टाइम सीरीज। इट शोज वेदर डेटा इज राइजिंग और फॉलिंग और रिमेनिंग स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोथ इन कंपनी सेल ओवर ईयर्स। नेचर, ट्रेंड मे बी अपवर्ड, डाउन, हॉरिजॉन्टल। बस ट्रेंड है, ठीक है। तो टू एक्सप्लेन इट लाइक टू मेक इट मोर क्लियर, ऑल्दो लिख के तो ये आना है, बट ग्राफ बना दो तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में ग्राफ बना दो तो अच्छा रहता है बेसिकली। तो ऐसा ग्राफ है बेसिकली, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ट्रेंड का। कुछ भी हो सकता है, रैंडम मूवमेंट्स है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसे नीचे कैसे भी हो सकता है ना। अब देखो कंपनी सेल्स है तो क्या वो फिक्स रहेगी क्या, कुछ कैसी भी हो सकती है, किस्मत के भरोसे होती है। ठीक है, ट्रेंड तो हमने देख लिया। कंपोनेंट्स में ट्रेंड इज लॉन्ग टर्म जनरल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स इन अ टाइम सीरीज, कैसे मूवमेंट्स वगैरह। एग्जाम्पल्स एंड नेचर, एग्जाम्पल्स में मैं कहूँगा मस्ट आप इंक्लूड करना। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियोडिक मूवमेंट्स। शॉर्ट टर्म क्योंकि सीजन, शॉर्ट टर्म का सीजन होता है बेसिकली, है ना। जैसे फेस्टिवल वगैरह में लोगों की सेल्स वगैरह बढ़ जाती है ना। रिपीटेड रेगुलर इंटरवल्स विद इन अ ईयर सच एज मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली पैटर्न्स। इसका ग्राफ देखो कैसा बनता है।
ऐसा कुछ बनता है। सीज़न आया तो बढ़ गया, नहीं आया तो घट गया, आ गया तो फिर बढ़ गया क्योंकि रिपीट हो रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका। नाउ साइक्लिक वेरिएशन रेफर्स टू लॉन्ग टर्म वेव लाइक मूवमेंट्स अराउंड द ट्रेंड यूजुअली एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस में कई सारे फेजेस होते हैं, लाइक प्रोस्पेरिटी फेज, रिसेशन फेज, डिप्रेशन फेज, रिकवरी फेज, इन सब पे बेसिकली बेस्ड होता है ये। सेल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स मे राइज ड्यूरिंग बूम पीरियड्स एंड फॉल ड्यूरिंग रिसेशंस वगैरह। इसका देख लो ग्राफ, है ना। इसका भी कुछ ऐसा सही है कि अगर रिसेशन अगर चल रहा है प्रोस्पेरिटी तो बढ़ गया, अगर रिसेशन आ गया तो ये घट गया। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ सिमिलर लाइक सीजनल पैटर्न्स बट लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे बहुत कम गैप है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है ना। सेम ही सेम होता है काइंड ऑफ, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इतना ही फ़र्क है। और नहीं समझ रट लो बेसिकली इसको, तुम नहीं समझ में तो रट लो। एक लाइन रटने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी तुमको आई गेस एक लाइन तो रट ही सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। इर्रेगुलर वेरिएशंस, नाम से मालूम पड़ रहा है यार, इर्रेगुलर होती हैं। कंसिस्ट ऑफ सडन रैंडम अनफोरेंसिंग फ्लक्चुएशंस व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। कुछ भी कान टाइप लाइक कुछ भी गड़बड़ वगैरह लाइक फायर, फ्लड, वॉर, स्ट्राइक एक्सेट्रा। फैक्ट्री फायर में सडनली रिड्यूस प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो तुम ये इरेगुलर ग्राफ, बेसिकली वही कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, इरेगुलर सब कुछ, तो कुछ भी खींच दो यहाँ से वहाँ से, कुछ मुचुर कर दो बेसिकली, तो ये बनेगा इरेगुलर ग्राफ। क्योंकि इरेगुलर है, कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी कर दो पेंसिल लेके, क्योंकि इरेगुलर है, समझ रहे हो, तो कुछ भी कर दो पेंसिल लेके, इरेगुलर ग्राफ बन जाता है। ना अगर हम देखें अपना दूसरा क्वेश्चन, तो वो है हमारा डिस्टिंग्विश। अच्छा, यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन यूजेस ऑफ टाइम सीरीज इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे यूजेस दिया है टू स्टडी पास्ट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, डेफिनेशन तो पढ़ लेना ठीक है खुद से, टू आइडेंटिफाई सीजनल पैटर्न्स, टू स्टडी बिजनेस साइकिल्स, टू एड प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, टू कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम, टू मेजर द इफेक्ट ऑफ स्पेशल इवेंट्स। Conclusion, if you want you can write, otherwise you can leave as well. तो आई गेस तुमको समझ में आ गया होगा ये। तुम रोक वीडियो पढ़ लेना ठीक है यार खुद से, रीड वगैरह खुद से कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इन द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एडिटिव मॉडल इन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बेसिकली, तो डिफरेंस बिटवीन में ऑटोमेटिकली ही डेफिनेशन वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला है एडिटिव मॉडल का एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, components are added, components are multiplied, assumption about variances are constant in absolute terms, variances are constant in percentage terms, best suited series with roughly equal seasonal fluctuations, series with fluctuations with grow with trend, equal इसमें growth with trend, effect of trend, seasonal effect remain fixed, seasonal effect remain with like changes with trend, like बढ़ रहा है या तो घट रहा है, कुछ यहाँ फिक्स रहता है, बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ ना होता रहता है बेसिकली। यूज इन प्रैक्टिस, लेस कॉमन इकोनॉमिक डेटा, मोर कॉमन, बिकॉज यार आजकल फिक्स है क्या, सोचो तो यही लेस यूज़ होगा। यहाँ पे सही में लाइक उसको वो करता है, नोट करता है कि हाँ कम हुआ तो वो भी नोट कर रहा है, ज़्यादा हुआ तो वो भी नोट करना है। डेट्स वाई इट्स मोर कॉमनली यूज्ड। इंटरप्रिटेशन, कंपोनेंट्स एक्ट इंडिपेंडेंटली इन एडिटिव फॉर्म्स, इंटरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। एग्जाम्पल, सेल्स इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट ईच सीजन, सेल्स इंक्रीज बाय फिक्स परसेंटेज ईच सीजन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन in simple words. Additive model, if a company always gets, ये बताया हुआ है क्या होता है additive model in simple words, 50 units sales extra in festivals regardless total sales, additive model is suitable. If festival sales rise by 20% everywhere, multiplicative model is suitable, more suitable. Which model is more common? Multiplicative model, ये हमारा वो है बेसिकली कंक्लूजन है। तो एक और तुमको क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, विच इज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ एडिटिव मॉडल एंड व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो करना तुम एक्सप्लेन, ठीक है, करना एक्सप्लेन। ये तुम पे छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन आज। इसका आंसर ये बेसिकली आया हुआ है, आई गेस 2024 में आया था, व्हाट इज़ एडिटिव मॉडल एंड व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो इसका आंसर खुद से पता करना। ये तो मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन, बट अगर व्हाट इज़ करके आ गया तो क्या लिखोगे, सोचना। ये तुम आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ
पहले ये देखो, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। वही कंपोनेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, 2 बार पूछ लिया लगातार, ब्रीफली अब बताया हुआ है यहाँ पे। सो ना इसका आंसर देख लेते हैं। बेसिकली लाइक वही एक्सप्लेन करा हुआ ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म मोमेंट ऑफ टाइम सीरीज शोइंग अप जनरल डायरेक्शंस चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड, है ना। फीचर्स रिप्रेजेंटिंग परसिस्टेंस, क्योंकि अब डिटेल में का है, डिटेल में का है ना, ब्रीफली डिटेल में का डिटेल बताना पड़ेगा, फीचर्स बताना पड़ेगा। रिप्रेजेंट परसिस्टेंस अपवर्ड डाउनवर्ड अकर्स ओवर मेनी ईयर्स इज स्मूथ एंड लॉन्ग टर्म, एग्जाम्पल ग्रोथ इन पॉपुलेशन वगैरह। सीजनल वही रेफर्स टू शॉर्ट टर्म वगैरह, एंड उसके फीचर्स रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स कॉज्ड बाय सीजन्स फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, यूजुअली अकर्स विद इन अ ईयर। Demand for umbrellas in rainy seasons. Cyclic variation refers to a long-term oscillation around a trend line. There are no fixed in duration and are usually associated with business cycles. Longer than seasonal fluctuations related to prosperity, recession, depression, and recovery. Not regular in length and intensity. Examples are fall in business activity during an economic recession. Fourth, irregular variations. वही irregular होता है सब कुछ, accidental movements वगैरह, random, unforeseen, caused by abnormal events, difficult to measure or predict, है ना। एग्जाम्पल्स वगैरह लिख दिए, इंपॉर्टेंस भी लिख दिया। इन ग्राफ बना दो तो अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हें याद रहता तो तुम ग्राफ बना सकते हो। बहुत ईजी ग्राफ्स है, मैं तो बना दूंगा, मैं होता मैं बना देता, क्योंकि बहुत ईजी ग्राफ्स वगैरह हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना। देखो ये ट्रेंड मेजरमेंट मे भी आ सकता है, बट देखो रियली आस्क्ड मैं बेसिकली रियली आस्क्ड, तो मैंने सोचा कंप्लीट करवा देना चाहिए मुझको। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, ठीक है, विच इज़, देखो दिखाता हूँ इसका आंसर, ये है ग्राफिकल मेथड है, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज, मेथड्स ऑफ लीड स्क्वायर। देखो बहुत कम चांसेस का आने, ठीक है, बहुत कम चांस है, देयर वेरी लेस चांस ऑफ कमिंग दिस। तो बस ये रीड कर लेना ऊपर से, मैं कर रहा हूँ स्क्रॉल, ठीक है। सेमी एवरेज मेथड में एवरेज करते हैं, मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज करते हैं, ठीक है। इसका मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर लिखा है, मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरिट्स जी मेरिट्स, बस ठीक है। तुम पढ़ लेना इसके बाद रोक रोक के वीडियो। ग्राफिकल में क्या करना होता है, मीनिंग अ टैलेंट ऑन ग्राफ, प्रोसीजर, मेरिट्स वगैरह। सेमी एवरेज में द सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एवरेजेस आर कैलकुलेटेड सेपरेटली, trends is obtained by calculating moving averages of successive groups of observations, mathematical trend equation is fitted, ठीक है। तुम डीमेरिट्स वगैरह पढ़ लेना, मैंने बहुत प्रॉपर आंसर लिख दिया इसका डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी चिंता नहीं होती है इस आंसर में, इट्स एनफ आंसर। सो बाय दिस यूनिट 4 खत्म हो जाती है हमारी। एंड नाउ यूनिट 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक थ्योरी वगैरह, थ्योरी पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 भी। अब इसमें तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ लाइक अ थ्योरी क्वेश्चन, तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें मीनिंग एंड यूज़ ऑफ इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं, तुमसे ये मेथड्स होते क्या है वो पूछ सकते हैं, क्या होते हैं ये मेथड्स वगैरह। कंस्ट्रक्शन यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या वो पूछ सकते हैं, BS सेंसेक्स क्या होता है वो पूछ सकते हैं, निफ्टी क्या होता है वो तुमसे वो पूछ सकते हैं, तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं बेसिकली इस यूनिट में। तो इसको हम ना, तो इसको बेसिकली हम पूरा ही पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, थ्योरी पर्सपेक्टिव से कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है फिर भी हमारा एडिक्वेसी टेस्ट, जो कि यहाँ पे है कि फीचर्स इंडेक्स एडल इंडेक्स क्यों है वो बताओ फटाफट से तुम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ना देख लेते हैं बेसिकली कंप्लीट थ्योरी वाइज इस यूनिट को। सो लाइक मैंने ये ऐसे लिखवाया, बट टेंशन मत लो, विल टीच इट प्रॉपरली। एंड ये जो आंसर्स वगैरह ना ये इस तरह से लिखवाए गए हैं बेसिकली कि डायरेक्ट हट के लिख सकते हो एग्जाम में, तो कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया गया है, कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फालतू में लिखवाया गया हो। एंड यू जस्ट फोकस ऑन माई एक्सप्लेनेशन, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली इसको, ठीक है। सो इंडस में बेसिकली ना, ये तो पढ़ लेना, इंडस में बेसिकली होता है, बताता है हमको चेंजेस वगैरह वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। चेंजेस वगैरह होता है ओवर टाइम, लाइक बच्चों को खाली लगता है ना टाइम का बताता है, लाइक एक बेस ईयर ले लिया, एक ले लिया करंट ईयर, तो इंडेक्स नंबर खाली टाइम के बीच का ही लाइक चेंज नहीं बताता, ये बताता है लाइक चेंज लोकेशन के बीच का भी, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंपेयर कर सकता है, खाली टाइम पे ही बेस नहीं होता ये, जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि खाली टाइम पे बेस होता है, ऐसा नहीं होता, लाइक डिफरेंट लोकेशन भी कंपेयर कर सकता है, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकता है, एंड चेंजेस बता सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से
An index number is a specialized statistical measure designed to show relative changes in the magnitude of a variable or a group of related variables such as prices, quantity produced, or cost of living over time or geographical location or other characteristics as well. खाली टाइम के डिफरेंस नहीं, लोकेशन डिफरेंस भी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी टेकन एज वेल. इट एक्ट्स एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर. बेसिकली मुश्किल रॉ डेटा को ये सिंपल वे में प्रेजेंट करता है, जिससे ना बेसिकली मुश्किल रॉ डेटा को ये सिंपल वे में प्रेजेंट करता है, जिससे कंपैरिजन वगैरह इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह इजी हो जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स में तीन याद कर लो. स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, अनलाइक मीन में ना लाइक यूनिट्स का फ़र्क वगैरह पड़ जाता है, बट इंडेक्स नंबर डिफरेंट यूनिट्स को भी कंबाइन करके आंसर दे सकता है हमको. लाइक इंडेक्स नंबर्स कैन कंबाइन वेरिएबल्स मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स एज वेल. मेजर्स रिलेटिव चेंज, इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंज मेजर करता है विथ अ बेंचमार्क. एक बेंचमार्क बेसिकली चूज़ करता है, ये नोन एज बेस ईयर, एंड रिलेटिव चेंज मेजर करता है एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस. अगर इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, तो आंसर परसेंटेज में आया होगा, बेसिक सी बात है. सब कुछ होता है इसमें परसेंटेज के अंदर अंदर ही. तो कई बार हम परसेंटेज नहीं लिखे तो काम चल जाता है. इन सिंपल वर्ड्स इतना रखो, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस. बेसिकली इंडेक्स नंबर्स में सारे सब कुछ होता है परसेंटेज के अंदर, बस. मेजर यूजेस, इकोनॉमिक पैरामीटर की तरह हेल्प करता है. दे रिफ्लेक्ट पल्स ऑफ इकोनॉमी. पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट यूटिलाइज टू मेक पॉलिसीज वगैरह, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी. डिफ्लेटिंग वैल्यूज़, परचेजिंग पावर बताता है हमको, है ना. दे हेल्प एडजस्ट नॉमिनल वेजेस इनटू रियल वेजेस बाय कंप्यूटिंग द परचेजिंग पावर. नॉमिनल वेज को एक्चुअल वेज में बताता है, बेसिकली नॉमिनल वेज को रियल वेजेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है विद दिस फॉर्मूला. परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ वन बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये भी इसका एक यूज़ है. एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज वगैरह में हेल्प करता है. अलाउंस वगैरह पता करने में हेल्प करता है. फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है ना. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ये तुम पढ़ लेना इतना, ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट है. लॉ स्पेस मेथड भी आ सकता है, इसका एक प्रोज याद कर लो, एक कौन याद कर लो चाहो तो, है ना. ये तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया यहाँ पे, प्रोज एक कॉन्स. अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन वे एज वेल. सिंपल सर्च ऑन गूगल कि हाँ एक बता दो प्रोज क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, याद कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. ठीक है, तो ये पढ़ सकते हो तुम. आई विल सजेस्ट गूगल खोलो, पता करो कि हाँ लॉ स्पेस इंडेक्स का प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है. इन शॉर्ट पता करो तुम खुद से, सर्च करो. ठीक है, यहाँ पे देख के नहीं पढ़ने दो तुम्हें. फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक. सबका फॉर्मूला बताना चाहिए. लॉ स्पेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1000, PQ 1000 इंटू 100. इसका होता है P1 की लाइक इसका PQ 1000 1100 लाइक 1101 होता है इसका कोड वर्ड. ठीक है, फिर से आइडल इंडेक्स. ठीक है, आइडल होता है बेसिकली इंडेक्स, ये पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे यूनिट्स में. सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन वही है कि फिशर इंडेक्स आइडल इंडेक्स क्यों होता है, प्रूव करो. तो ज्योमेट्रिक मीन होता है बेसिकली किसका, लॉ स्पेस का एंड पास्ट चेस का ज्योमेट्रिक मीन होता है. वो कर दिया हमने, आंसर आ गया. वाई फिशर इंडेक्स कॉल आइडल इंडेक्स. क्रूशियल एग्जाम क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने भी लिख के दिया है भाई, उससे वाला लौंडा है. ठीक, इसने लिख के दिया. बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. इट इज ज्योमेट्रिक मीन विच यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज. ठीक है, तो पहला था, ये पहला था. ठीक है, इट बैलेंसेस आउट इकोनॉमिक बायसेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग बोथ बेस ईयर्स एंड करंट ईयर वेट्स. दूसरा पॉइंट था. एंड इट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ इट सक्सेसफुली सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट डिस्कस्ड बिलो. यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये दो भी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चाहो तो सबसे पहले इस पॉइंट लिखना. बेसिकली टाइम रिवर्सल टेस्ट को एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये आइडल होता है बेसिकली. ये तो पॉइंट तो ऐसे लिख दिया बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगे तो लिखना चाहिए, मैं लिखवा लिया इससे बेसिकली. अब आगे वो चीज़ प्रूव करना है, इसका प्रूफ भी चाहिए ना हमको, है ना. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स. क्वांटिटी इंडेक्स देख लो एक बार यार. क्वांटिटी इंडेक्स, these measure changes physically volume goods simply interchange. क्वांटिटी इंडेक्स ना सिंपली मतलब होता है ना कि जहाँ जहाँ P लिखा था वहाँ वहाँ Q कर दो, एंड जहाँ जहाँ Q लिखा था वहाँ वहाँ P कर दो. देखो पहले PQ था, अब QP हो गया, बस इसी को कहते हैं हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. दीज मेजर्स चेंजेस इन फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड सोल्ड कंज्यूम्ड ओवर टाइम.
to write these formulas simply interchange PQ like क्यूब एंड P, बस हो गया, फॉर्मूला बन गए, है ना। लास्ट पेस क्वांटिटी इंडेक्स, परचेस क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि ये सबके लिए अलग अलग होगा, नहीं, इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है विच इज़ P1Q1 डिवाइड बाई P0Q0। वैल्यू इंडेक्स measures changes in total monetary value of an assortment of goods over time. It requires no artificial weights because it automatically reflects the actual cash spent in both the periods। ठीक है, बेसिक से फॉर्मूला याद रखना, इसका सबसे मेन है। डेफिनेशन में याद कर लेना, इसका फॉर्मूला याद रखना। मे भी पूछ सकता है कि वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, तो ये डेफिनेशन लिख देना बेसिकली वहाँ पे। मेजर चेंजेस इन टोटल मॉनेटरी वैल्यू, requires no artificial weights because it automatically reflects the actual cash। इसमें कुछ भी वेट वगैरह मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता खुद से हमको, एंड इसका फॉर्मूला याद रखना। नाउ टेस्ट पे आते हैं, विच एडिक्वेसी टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स। सो टू टेस्ट ना, हमको खाली टेस्ट करना होता है बेसिकली फिशर्स को, बाकी लास्ट फेस परचेज को टेस्ट वगैरह होता नहीं, बिकॉज सेटिस्फाई करते नहीं है। तो डायरेक्ट तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रूफ करो या फिर बताओ कि क्यों होता है फिशर्स इंडेक्स आइडल इंडेक्स। तुमको बताना पड़ेगा ये होता है, लाइक पूछा तो तुमको बस सिंपल लिखना है जो मैंने तुमको पहले लिखवाया 3 पॉइंट्स, ठीक है। बट अगर प्रूफ करने को आया तो प्रूफ करने के लिए तुमको 2 चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जैसे हमने देखा था। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है TRT। तो देखो, एज द नेम सजेस्ट, टाइम को चेंज करना है, टाइम को टेस्ट करना है, टाइम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले टेस्ट में TRT में पहले तो लिखो लाइक ये, डायरेक्ट लिखो, ये छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये जो लिखा है ना आप डेफिनेशन वगैरह, इसकी जरूरत नहीं है कुछ भी, है ना। बस हमको लिखना डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, क्या करना है हमको, ये करना है TRT में हमको ये करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट लिखना सबसे ऊपर, देन स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखना। पहले लिखना नॉर्मल इक्वेशन क्या है, नॉर्मल तो ये हमारी इक्वेशन किसकी, फिशर्स की, ठीक है। देन लिखना हमारे लाइक, तो ये नॉर्मल तुम्हारी P01 कहलाती है, एंड नाउ लिखना P10 विच इज़ सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट 1 की जगह पे 0 कर दिया एंड 0 की जगह पे 1 कर दिया, ठीक है। 1 की जगह 0 कर दिया, 0 की जगह पे 1 कर दिया, देखो, एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आना चाहिए 1 के बराबर। अगर नहीं आया 1 के बराबर तो तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, एंड अगर 1 के बराबर आ गया, अगर नहीं आया 1 के बराबर मतलब तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, एंड अगर 1 के बराबर आ गया मतलब सब कुछ तुमने सही किया था, मीन्स एवरीथिंग इज़ करेक्ट। तो TRT प्रूफ हो जाएगा। बेसिकली TRT आना चाहिए 1 के बराबर मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। P10 को विच इज़ नॉर्मल बना, नहीं P01 विच इज़ नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल फार्मूला ऑफ फिशर्स, मल्टीप्लाई बाय मॉडिफाइड फार्मूला जिसमें हमने 1 को 0 से बदल दिया है एंड 0 को 1 से बदल दिया है, विच इज़ P10 को जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आना चाहिए 1 के बराबर, तब ये प्रूफ होता है। एंड नाउ प्रूफ 2, फैक्टर रिवर्सल। इसमें 10 को तो चेंज नहीं करेंगे, बस चेंज कर देंगे PQ को, है ना। Q की जगह P लिख देंगे, P की जगह Q लिख देंगे, है ना। तो उसको हम कहते हैं Q01। जब भी हम उस फॉर्मूला में P को एंड Q को इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो जो बनता है वो बनता है 0 लाइक Q01, ठीक है। तो सेम टू सेम रिक्वायरमेंट लिखना, देन लिखना स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखना। पहले नॉर्मल फार्मूला क्या था, देन निकालना Q01, बस वही है, बस उसमें P की जगह Q लिख दिया, Q की जगह P लिख दिया, ठीक है। देन कर देना, ये चाहो तो कर सकते करने कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बच्चे लाइक इतना तो अंडरस्टैंडेबल होता ही है कि P मल्टीप्लाई बाय Q और Q मल्टीप्लाई बाय P दोनों एक ही बात है, इतना तो अंडरस्टैंडेबल होता ही है बच्चों को, मुझे पता है, ठीक है। चाहो तो ये भी स्टेप कर सकते हो, तो बस नीड नहीं है अगर तुम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो। देन दोनों कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ना मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 के बराबर नहीं आएगा, इट विल नॉट कम एज लाइक इक्वल टू 1, इट विल कम इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, ये आना चाहिए वैल्यू इंडेक्स के बराबर, ठीक है। ये आएगा वैल्यू इंडेक्स के बराबर विच इज़ सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q0। अगर ये P01 इंटू Q01 आ रहा है इसके बराबर, मतलब सही है तुम्हारा, है ना, मतलब तुम्हारा सही है ये वाला। अगर नहीं आता मतलब तुम्हारा गलत हो गया। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कंक्लूजन, सिंस प्रोडक्ट इक्वल्स टू द ट्रू एग्रीगेट वैल्यू रेशियो विच इज़ वैल्यू इंडेक्स विच इज इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एक बार दोबारा देख लो, स्टार्टिंग से वो दोबारा से दिखा देता हूँ। टाइम रिवर्सल में पहले हमने निकाला लाइक P01 तुम्हारा नॉर्मल फार्मूला था, हमें निकाला P10 1 को एंड 0 को इंटरचेंज करके, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आना चाहिए 1 के बराबर, तो मतलब हमारा सही, हमने सही किया है, प्रूफ हो गया मतलब हमारा,
एंड नो इन वैल्यू लाइक इन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमें निकालना पड़ेगा एक और नई वैल्यू विच इज़ Q01। वो निकाल सकते हैं हम नॉर्मल फार्मूला में Q को एंड P को इंटरचेंज करके, एंड दोनों को देन मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आना चाहिए इसके बराबर, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1 के बराबर आना चाहिए। अगर आ जाता तो मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी प्रूफ हो गया हमारा, इट्स अ गुड थिंग। बस एक बार तो प्रूफ हो जाए देन यू कैन डायरेक्टली से कि हेंस फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ द टेस्ट मीन्स इट्स अ आइडियल इंडेक्स सिंस प्रोडक्ट इक्वल टू फाइनल थ्योरी समरी फॉर एग्जाम सेटिस्फाइज मेजर एडिक्वेसी टेस्ट एलिमिनेट स्ट्रक्चरल, ये सब चीज़ नहीं है, इन सभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लिख दो ये सेटिस्फाई, बस पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसे फालतू में लिखा हुआ है। सेटिस्फाइज मेजर एडिक्वेसी टेस्ट, इट इज़ द ओनली इंडेक्स फॉर्मूला डेट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल फैक्टर टेस्ट डेट्स इट्स आइडियल इंडेक्स, ठीक है। अगर प्रूफ तुमसे पूछा जाता है कि प्रूफ क्या करना है, तुम्हें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है बस, ठीक है। एंड देन लिख देना हेंस फिशर इंडेक्स सेटिस्फाइड, फिशर्स इंडेक्स इज द ओनली इंडेक्स विच सेटिस्फाइज बोथ द टेस्ट, बोथ द एडिक्वेसी टेस्ट, डेट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइडियल इंडेक्स। सिंपल सी बात है, चाहो तुम इसे पढ़ सकते हो, ऑल्दो नीडेड नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं व्हाट इज CPI। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑल्दो, मेजर्स एवरेज रिलेटिव चेंज ओवर टाइम इन अ रिटेल प्राइजेस ऑफ फिक्स्ड बास्केट, जो रिटेल क्योंकि कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स सर्विस कंज्यूम्ड बाय स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन द्वारा कंज्यूम की जाने वाली रिटेल प्राइजेस पे कंपेयर की गई फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्राइसेस यहाँ पे देखो, मेन डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI इज प्राइजेस। यहाँ पे रिटेल प्राइस होता है, वहाँ पे होलसेल प्राइस होता है, ठीक है। बाकी मेजरली सेम होता है। इसका फॉर्मूला ये देख लो, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड हमारा ये होता है, फैमिली बजट मेथड हमारा W, वेट्स गिवन होते हैं तो वेट्स देने पड़ते हैं खुद से, ये फैक्टरियल पार्ट में देखा जाएगा बेसिकली। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलेटिव चेंजेस प्राइस कमोडिटीज ट्रेड इन अ बल्क द प्राइमरी होलसेल मार्केट एंड द फैक्ट्री गेट्स लेवल, है ना। वहाँ पे होम घर वगैरह की बात हो रही थी, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह की बात हो रही है। इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइजेस प्रेशर ऑपरेटिंग ऑन द सप्लाई। अच्छा, सप्लाई प्रोडक्शन के साइड में जो सप्लाई प्रोडक्शन में जो प्राइस वगैरह लगते हैं उस पर बेसिकली बात करता है कि कितने प्रोड्यूस हुआ, कितने में सप्लाई हुआ, इन सब बेसिकली बात करता है। और इफ़ यू वांट यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन और यू कैन लर्न योर ओन वन, जो भी तुम्हें अच्छी लगती हो, जो भी तुम्हें मिल जाए सर्च करें गूगल के ऊपर, ठीक है। डिफरेंस देख लो एक बार, रिटेल लेवल, होलसेल लेवल, कंपोजिशन, टेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल सर्विसेज, टेंजिबल गुड्स ओनली, सर्विसेज नहीं होता इसमें। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, असाइन सिग्निफिकेंट वेट टू फूड्स वगैरह, मैक्सिमम वेट टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, फ्यूल वगैरह। सो नो टैक्स इंक्लूजन, टैक्स बेसिकली यू कैन सिंपली से इसमें टैक्स लगता है, इसमें टैक्स नहीं लगता, वही सेम बात लिखी है, घुमा फिरा के लिखा है, घुमा फिरा के मुश्किल करके लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड ना पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कंज्यूमर साइड में परचेजिंग पावर वगैरह पता करना, बेसिकली कंज्यूमर साइड की इन्फ्लेशन को पता करना, ठीक है। एंड यहाँ पर सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन को पता करना। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट दिस, कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन लाइक पावर, परचेजिंग पावर, हाउस होल्ड वगैरह एडजस्ट वगैरह करना। एंड यहाँ पर सप्लाई साइड की इन्फ्लेशनरी वेरिएशंस को पता करना, इन्फ्लेशनरी बॉटलनेक्स वगैरह एंड ट्रेड वेरिएशन को पता करना, ठीक है। एंड मैं तुमको 2 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, मुझे तुम बताना स्प्लाइसिंग क्या होता है एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है। फ्रॉम इंडेक्स नंबर्स बताना मुझे कमेंट में क्या होता है। तो बाय दिस वे वी आर डन विथ इंडेक्स नंबर्स एज वेल, ठीक है। एवरीथिंग इज नाउ, आई गेस लेट मी चेक वंस अगेन। क्वेश्चंस वगैरह सारे डिस्कस कर लिया हमने, अप्रोचेस देख लिए, प्रॉपर्टीज़ देख ली, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम्स देख लिया, इंडेक्स नंबर देख लिया, देखो ये हाईली रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, कर्टोसिस देख लिया, कोरिलेशन देख लिया, सेटल टेंडेंसी देख लिया हमने, है ना। डिस्पर्जन हमने देख लिया, रीसेंट एरर्स देख लिया, बेस थ्योरम प्रैक्टिकल पार्ट में देख लेंगे, ट्रेंड मेजरमेंट हमने देख लिया। तो मोस्टली हमने कवर अप सब कर लिया, ठीक है। इससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए।